गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके। आज हमारा बजट का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसमें हमने 5 लेक्चर रखे हैं आपके 1.5 घंटे के। यानी 5 जो है वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे बजट को खत्म करेंगे। ठीक है। हमारा बजट जो है खत्म करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। वो नहीं कि भैया एक एक जो है क्या कहते हैं, डेटा पढ़ते रहे कि बजट में ये मिला है वो मिला है। ठीक है, इस तरह का हमारी पढ़ाई नहीं होगी। हमारी इससे अलग होगी। हमारी पढ़ाई ऐसी होगी कि भैया अगर बजट में ये है तो उसका क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आया? जिससे आपके अंदर एक ओरिएंटेशन आए कि भैया किस तरीके से मेंस में भी क्या करना है, आपको पेन चलाना है। केवल प्रीलिम्स के फैक्ट याद करके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बजट की सारी चीजें पढ़ने के बाद भी उसका यूज मेंस में नहीं करते हैं। और बल्कि टॉपर वाला जो बच्चा होता है, एटलीस्ट वो 3-4 क्वेश्चनों में बजट के क्या देता है, कोरिलेशन देता है, जिसकी आपके अंदर बहुत बड़ी कमी रहती है। ठीक है ना? क्लियर? तो वो भी आज की कमी आपके आज थोड़ा दूर हो जाएगी। जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं तब तक ये थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पे अन अकेडमी पे आपको जुड़ने से क्या फायदा होगा। प्लस पे यहाँ पे सारे जो वीडियो लाइव है, अगर आपको कोई वीडियो छूट गया तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे हर नोट्स की क्या मिलती है आपको, पीडीएफ मिलती है। ठीक है। हर चौथी क्लास यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डाउट सेशन होता है। ठीक है। मैं भी आपको डाउट सेशन लूंगा। हमारा जो प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, अब उसकी नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से डाउट क्लास ही है। ठीक है ना? तो आप जो है अपने क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? फिर उसके बाद जो है, आप लोगों में से काफी बच्चे अभी भी केवल स्पेशल क्लास में आते हैं, वो प्लस की क्लास में नहीं जुड़े हैं। ठीक है। तो प्लस की क्लास में जुड़ने से उन्हें क्या फायदा होता है भैया, देख लो। यहाँ पे कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा सिलेबस कंप्लीट होने की गारंटी रहती है। यहाँ पे कभी कभार प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, यहाँ पे हमेशा अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। जो आप स्पेशल क्लास की बात करते हो, यहाँ पे पीडीएफ देना या नोट्स देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ या नोट्स देना अनिवार्य है। और यहाँ पे डाउट सेशन कभी कभी होते हैं, और यहाँ पे हमेशा डाउट सेशन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक तरीके से आपको पर्सनलाइज एजुकेटर मिल जाता है प्लस के कोर्स में जुड़ने से। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये देख लो भैया, इतने नए बैच आए हैं। आप बोलते रहते हो सर कौन सा क्या बैच आ रहा है। तो भैया लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हो, 9 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स 2021 का बैच कोर्स, ये सारे बैच कोर्स है। बैच कोर्स का मतलब है जहां पे एक से ज्यादा एजुकेटर मिलके पढ़ाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो वो कहलाता है बैच कोर्स। तो एक 100 डेज का बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी से। आर ओ का 2021 का 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और हिस्ट्री ऑप्शनल, आप बोलते थे ऑप्शनल आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारे ऑप्शनल आ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ये भैया वो लेखपाल का बैच है, आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका 100 डेज का प्रीलिम्स बैच है, इसमें इतने सारे एजुकेटर मिलकर पढ़ा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल तारिक खान पढ़ा रहे हैं 8 फरवरी से। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जुड़ सकते हो। क्लियर? ये आर ओ का बैच है, इसमें जो है आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। क्लियर? प्लस पे कब से आ रहे हैं, कब के आ चुके हैं आप लोग, लेट टू। ठीक है। आप लोगों के संग सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैंने आपको बता रखा है, कभी किसी भी एजुकेटर का कोर्स देखना है तो उसके फोटो पे क्लिक करा करो। आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, लेकिन आप फोटो पे कभी क्लिक नहीं करते हो। अगर आप मेरे फोटो पे क्लिक करके प्लस के ऑन गोइंग कोर्स को सी ऑन करो, तो आपको पता चलेगा 3 क्लासें कंप्लीट कोर्स प्रीलिम्स की हो गई। और तीनों काफी क्या थी, शानदार क्लास थी। ठीक ही नहीं थी? क्लियर? सर आपका 2021 का बैच कब आ रहा है? फिर वही क्वेश्चन बार 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 बार। भैया अगर आप इस दुनिया में रहते हो तो भैया 3 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है। और आप इस दुनिया में नहीं रहते हो तो अभी 0 क्लास हुई है, मर्जी आपकी है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेरे कोर्स से जुड़ना है, लाइव रेफरल कोड क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी एक एक महीने तक क्या कर रहे हैं, केवल भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी क्लास शुरू हो रही है। उन्हें मार्च अप्रैल में अचानक से याद आएगा कि मेरी क्लास सबसे कब से शुरू हो रही है। ठीक है। 2022 की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है भैया, मेरे पास एक ही स्ट्रेटेजी है कि मेरे कोर्स को आप ईमानदारी से करो, पूरा रिवीजन करो, 7 घंटे पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पास कोई जादू का खिलौना नहीं है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी एक ही होती है, लग के मेहनत करो, क्वालिटी मटेरियल पढ़ो। ठीक है ना? उससे ज्यादा कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। चलो भैया अपना स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। चलो भैया, जिसने सब्सक्रिप्शन ले लिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं लिया है वो जो है क्या है, अपना जो है सोचें इस चीज को, बाकी आपकी श्रद्धा है।
सर मेंस का सिलेबस भी जो आपका हुआ है उसको भी साथ साथ देखते रहे, बिल्कुल मत देखो। 2000 अब 21 के प्रीलिम्स पे तैयारी करो। देखने के लिए आपको कम से कम 6-7 महीने पहले एडमिशन लेना था, तब आपने लिया नहीं, अब लोगे तो प्रीलिम्स पास नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे प्रीलिम्स पे ही ध्यान दें। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? सर सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो प्री के साथ साथ प्रिपेयर, अगर आपको क्या कहते हैं, ठीक है ना, और जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं। फेथ is the word that fills the light and shine when the dawn is still dark। फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट डायलॉग से शुरू करा, और ये डायलॉग जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का है। इसका मतलब ये है कि जब जो भोर होता है, डॉन मतलब क्या होता है, भोर, जो सुबह होता है ना, भोर। अगर भोर में भी अगर आपको अंधेरा है, ठीक है ना, तो केवल आपके साथ एक आशा रहती है, और वही आशा आपको आगे चल के क्या करती है, उजाले का और एक चमकीले प्रकाश का क्या करती है, अनुभव कराती है। समझ में आया? या इसको उल्टा सोच लो, एक बहुत बड़ी प्रोवर्ब है कि एवरी क्या है, डार्क फेस है सम क्या, लाइट फेस। हर डार्क फेस में कुछ ना कुछ क्या होती है, लाइट फेस होती है। बस हमें क्या करनी चाहिए, अपना विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। और यही विश्वास की मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इतना सिलेक्शन देने के बाद भी आप लोगों का विश्वास डगमगाता है, और फिर पूछते हो कि आपके कोर्स कब से चालू होंगे, कब से चालू नहीं होंगे, ठीक है ना। एक बच्चा ने तो आज हद कर दी, मेरे से पूछा भैया कि कोर्स कब से स्टार्ट होगा। मैंने उसको बोला 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। बच्चा क्या जवाब दे रहा है, तो सर फिर बताओ नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट बैच अगले साल से स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरे को मार्केटिंग करनी नहीं आती है, मेरा एक ही सॉलिड बैच आता है जिसका नाम है क्या, कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स। अगर दम है तो उसमें जुड़ जाओ, ठीक है। और अगर 135 या 130 से क्वेश्चन कम आए 150 में से मेरे बैच से, ठीक है ना, तब मेरे को बोलो। समझ में आया? तो पहले हम अपने अंदर गट्स रखो। अगर आप एक एजुकेटर को इतने दिनों से फॉलो कर रहे हो कि उनका कोर्स कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, तो एक बार उनके फोटो पे क्लिक करके भी देख सकते थे कि आप उनका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? यानी कि इस तरीके के क्या रहते हैं, विश्वास रहते हैं डगमगाने वाले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस चीज को अब हम क्या करेंगे, इस कोड को हम कहीं पे ऐसे में भी लिख सकते हैं, और इस कोड को हम इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 3 का अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। ऐसे कंक्लूजन जो क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइप के होते हैं, ठीक है ना। क्लियर? आगे देखो। बजट 2021-22 विथ ए पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हेल्थ केयर स्पेंडिंग। अगर मैं इस बार के बजट की दो सबसे बड़ी खासियत बताऊं तो पहली खासियत ये होगी कि भैया इस बार भारत सरकार सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, और दूसरे नंबर पे कर रही है हेल्थ सेक्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया इस बार का बजट इन दोनों को समर्पित है। किसको समर्पित है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को क्यों समर्पित है, क्योंकि कोविड ने भैया हमारी कमर तोड़ दी थी, सबको अपनी अपनी औकात दिखा दी थी कि हमारे अंदर वेंटिलेटर भी नहीं थे हमारे, कहां पे, किसी भी प्रदेश में, अगर सारी जनता बीमार हो जाए। समझ में, इतनी बुरी हालत थी। मैंने बताया था आपको कि 80% से ज्यादा हमारे हेल्थ सेक्टर की जितनी भी मशीनरी है वो क्या होती है, आयात होती है। ये तो हमारी दुर्दशा है। समझ में आया? तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, हमने देखा था कि जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, याद करो ये भी सब मैंने पढ़ा रखा है। तो भैया इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अगर हमें पूरा करना है तो हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया था। याद आ रहा है? 108 था पहले, फिर 121 करोड़ हुआ। याद आ रहा है? क्लियर? तो भैया उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या चाहिए, पैसा। और इस बार का बजट जो है इन दोनों पे ही समर्पित है। क्लियर? इवन एज द फाइनेंस मिनिस्टर sought to reduce the fiscal deficit from an estimated 9.5% of GDP this year without ostensibly raising the tax burden। यानी कि सरकार क्या कर रही है,
फिजिकल डेफिसिट को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। मैंने कल आपको बताया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, याद है आप लोगों को? फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट अगर हो रहा है तो सरकार उसको क्या करेगी, अपनी अर्निंग बढ़ाएगी, से यस और नो, या उधारी बढ़ाएगी, से यस और नो, क्लियर, डेफिसिट को पूरा करने के लिए। और अगर अर्निंग बढ़ाएगी तो हमने देखा था रिवेन्यू किसमें, रिसिप्ट में, टैक्स वाली, ठीक है। तो लेकिन सरकार ने कहा कि हम फिजिकल डेफिसिट को कम तो करेंगे लेकिन टैक्स का बर्डन किसी को नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि आम आदमी पे कोई भी बोझ नहीं आएगा। क्या ये कोरिलेशन समझ पा रहे हो? दोनों चीज मैंने पढ़ाई है आपको, ठीक है, क्लियर। बजट हम एकदम सही टाइम पे पढ़ा रहे हैं हमने, जब आपको पूरा इकोनॉमिक्स के 3 लेक्चर में बजट वाली टर्म ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। सरलता से नहीं पढ़ाता हूं भैया मैं, ठीक है ना। कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित, खुश हो गए, अरे ताली बज रही है क्लास में, अरे मिश्रित इकोनॉमी है, बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। वो जमाने गए, वो जमाने क्या हो गए, टाटा बाय बाय हो गए। अब दम है तो ही क्लियर होगा पेपर, नहीं तो पेपर क्लियर नहीं होगा। द फाइनेंस मिनिस्टर सेट असाइड 35,000 करोड़ फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है कि जो कोविड की वैक्सीन सब जनों को लगने वाली है, और ये आगे चल के अमाउंट बढ़ भी सकती है। क्या पहली स्लाइड में आपको समझ में आया? मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है, ठीक है ना। कितने हजार करोड़ का है, 35,000 करोड़ का, क्लियर। आगे बढ़ो। द ओवरऑल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग विच इज 2.23 लाख करोड़, मेकिंग 137% राइज इन 2020-21। यानी कि हमने पिछले साल की तुलना में इस बार हेल्थ पे 137% ज्यादा क्या है, हमने क्या करा है, बजट का प्रावधान किया है। याद हो जाएगा, क्योंकि भैया पेपर नंबर 2 में आपके हेल्थ नाम का एक क्या है, पूरा क्या है, सब यूनिट है कि नहीं है। तो वहां पे आपको लिखना है, और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है कि कोविड के कारण हमने जितनी भी लैकिंग थी, जितने भी लैकुना थे, उसको दूर करने के लिए हमने अपना बजट में हेल्थ एंड वेलबींग का आउटले 137% से बढ़ाया है। याद हो जाएगा, 2.23 लाख करोड़, और ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट limit in the insurance sector will be raised from 74% from 49। ये भी प्रीलिम्स में आपका पूछा जा सकता है कि भैया आपकी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें विदेशी निवेश की लिमिट 49% थी पहले, लेकिन अब उसको 74% तक कर रखा है। हाईली इंपोर्टेंट डेटा है ये, लगा दो उस पर 7 स्टार। ये आपको प्रीलिम्स में साल दिखेगा ही दिखेगा। याद हो जाएगा सबको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। अब भैया हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो हेल्थ में मैंने आपको बताया था कि भारत में मुश्किल से 40% लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और इस 40% में भी, इस 40% में भी कितने, इस 40% अगर मैं 80% कर दूं तो ये वो लोग हैं जो केवल और केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। नहीं समझ में आया? यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो लोग हैं वही हैं इस 40% में ज्यादातर। यानी कि एक बड़ी सी जनसंख्या अभी भी हेल्थ केयर में अपना इंश्योरेंस नहीं करवाती है। क्या ये कोई दिक्कत है? बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ 2.3 करोड़ विल बी एलोकेटेड इन वैक्सीनेशन, एम आई राइट? नॉट, 2.3 करोड़ अलग है और वो अलग है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन पे तो बहुत कम ही जाएगा, क्लियर। यहां तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अब कोरोना से हमें पता चल गया कि भैया हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी करानी चाहिए। भैया 4-4 लाख रुपए खर्चा मांग रहे थे प्राइवेट वाले, अगर आपको पता हो, कोरोना का इलाज करने के लिए। जिनके पास इंश्योरेंस था वो बच गए, समझ में आया? नहीं तो सरकारी क्या है, अस्पताल में पड़े रहो, कोई देखने वाला नहीं। तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है, जरूरी है कि भारत के लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचे, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। A new development financial institution in being to set up to fund the infrastructure project under the National Infrastructure Pipeline। सरकार ने एक ऐसी घोषणा करी है
कि जो मैंने आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पढ़ाया था, ठीक है ना, उसको फंड करने के लिए सरकार कह रही है कि मैं एक नया इंस्टीट्यूशन खोलूंगी जो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया करेगा। समझ में आया? अब ये इंस्टीट्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका नाम हमें आगे चल के पता चलेगा। क्लियर? उसके साथ साथ सरकार ने बोला है कि मैं एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म खोलूंगी जो बैड बैंक, यानी कि जो हमारे बैड लोन है, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, लेंगे और कम दामों में क्या करेंगे, उनको बेचा करेंगे। समझ में आया? जिसको क्या बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोल सकते हैं हम। समझ में आया? लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये मैं 2017 से सुन रहा हूं हर बजट में कि हम क्या कर रहे हैं, कभी डीआरटी लेके आए, फिर हम क्या लाए, एआरसी लेके आए, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लेके आए कि एनपीए को सेल आउट करेंगे। इनसे तो कुछ हुआ नहीं, तो ये क्या कर लेगा? समझ में आया? तो ये एकदम मेरे को क्या लगा, बिल्कुल भी सही स्टेप नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी बॉडी है, जब तुम उसको नहीं कर पाए तो इसको क्यों कर रहे हो? क्या मेरी बात समझ में आया? अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है समझते हैं। उनको बैड बैंक बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एसबीआई है, ठीक है ना, अब एसबीआई के पास बैड लोन मान लेते हैं 6 लाख करोड़ के हैं, ध्यान से समझना। क्लियर? अब उनको पता है कि ये भैया लोन वापस तो आने नहीं रहे, तो क्या है, इन पे जो जमानत की राशि है, समझ में आया? क्लियर? जो ये जमानत की जो भी इन्होंने भरी होगी चीजें, ठीक है ना, अब क्या है, ये उसको किसको बेच देंगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म को बेच देंगी। अब ये लोगों का काम है कि इन बैड लोन को कैसे कन्वर्ट करे या कैसे वसूली करे। हो गई तो सही है, नहीं हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या मेरी बात समझ में आया? कोई ऐसा इंसान जिसको समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, ये 2016 के बजट से चल रही है। तो तब नहीं हुई तो अब नई कंपनी बनाने का क्या फायदा भैया? पहली वाली कंपनी को उनको सुधार लो। समझ में आया? तो ये हमारे बच्चों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेरे से पहली बार जुड़े उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर? सर प्लस क्या ये नोट्स बाइलिंगुअल नहीं हो सकते? बाइलिंगुअल नहीं हो सकते, बाइलिंगुअल मैं बोल रहा हूं, बस आपको थोड़ी सी कष्ट करना पड़ेगा कि कुछ बैड बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म, इसकी शुद्ध हिंदी क्या होती है, आपका काम हो जाएगा। 80% के आसपास बच्चे, अब इससे पहले बैच में 50% थे, आज मैंने क्या करा, एक रिपोर्ट मंगाई, उससे पता चला 80% बच्चे मेरे बैच में हिंदी मीडियम के हैं। 80%, मैं 50% समझता था। समझ में आया? और सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप आलसी हो, आप एक केवल डिक्शनरी डाउनलोड नहीं कर सकते, तो भैया मेरे कोर्स से दूर रहो। समझ में आया? क्लियर? और अगर एक डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हो तो इतनी अच्छी पढ़ाई आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। तो थोड़ी मेहनत करो, बहुत बड़े पद की तैयारी कर रही हो। पूरी चीज मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा सेंस होगा, कॉमन सेंस, तो आप कुछ टर्मों की हिंदी कर लोगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। याद करो, मैंने आपको अभी प्रीलिम्स में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा कि हमें पता है कि बैंक क्या है आपकी, बैंक जो है आपकी, मान लेते हैं ये एसबीआई बैंक है, ठीक है, ये आपकी पीएनबी बैंक है। आपको पता है कि भैया विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे बहुत सारे इंसान थे जो उन्होंने इनको लूटा। यस बैंक नया बली का बकरा बना, बना कि नहीं बना? ठीक है ना। तो जब इन सब लोगों ने जो बैंकों को लूटा, तो मैं कह सकता हूं कि बैलेंस बैंक की जो है आपकी क्या कहते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, या मैं जिसको बोलूं बैलेंस शीट, वो खराब हो गई होगी। से यस और नो? क्लियर? बैलेंस शीट खराब हो गई होगी। तो भैया सरकार को बैंकों की चिंता है, सरकार चाहती है कि हम इन पे क्या करें, पैसा दें, जिससे क्या करें, इनकी बैलेंस शीट में सुधार हो। तो सरकार ने इससे पिछले से पिछले बजट में बैंक रिकैपिटलाइजेशन का क्या लाया था, कॉन्सेप्ट लाया था। यानी कि भारत सरकार खुद इनको क्या करेंगी, एक स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड करेंगी, जिससे इनकी बैलेंस शीट या इनकी वित्तीय हालत सुधरे। समझ में आया? तो इस बार रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितने, 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। याद कर लोगे? ठीक है। और ये भी आपको प्रोड्यूस करना है मेंस में, प्रीलिम्स में तो इंपोर्टेंट है ही,
सीधे क्वेश्चन आएगा कि इस बजट में बैंक का रिकैपिटलाइजेशन का टारगेट कितना है, 20,000 करोड़। अब हिंदी मीडियम में रिकैपिटलाइजेशन की हिंदी देख सकते हैं अगर थोड़ा सा सेंस हो तो, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रपोजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5.5 लाख करोड़ इन द ईयर एंड 34.5% हायर देन 2020-21। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पहले पढ़ा रखा है, याद करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो क्या करता है, कोई फिजिकल एसेट क्रिएट करता है, सही है सर नो, या कोई फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है, ठीक है, या रिड्यूस करता है हमारी किसी भी चीज की लाइबिलिटी को, सही है सर नो। तो ऐसा खर्चा क्या करेगी सरकार? बढ़ा रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार 34% ज्यादा बढ़ाया है। अब मुझे बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सोशल सर्विस स्कीम आती थी कि नहीं आती थी? यानी कि इतने ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा फायदा किससे पहुंचेगा? सोशल सर्विस से पहुंचेगा, ठीक है ना। लैंड पे पहुंचेगा, क्लियर, बिल्डिंग पे पहुंचेगा, से यस और नो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो यानी कि आप इससे एक सिंपल सा इशारा समझ सकते हो कि भारत सरकार क्या कर रही है, जानबूझ के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बूस्टअप देना चाहती है, और यही सॉल्यूशन है भारत की आधे से ज्यादा समस्या का। क्या मेरे क्लास के बच्चे जिन्होंने मेरी पिछली 3 क्लास करी इकोनॉमिक्स में, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझ पा रहे हो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है पढ़ने में? अब रट्टाफिकेशन तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आगे समझते हैं। Finance Minister targeted a fiscal deficit of 6.8% of GDP with gross market borrowing about 12 लाख करोड़। अब इस स्टेटमेंट को तोड़ो। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम फिजिकल डेफिसिट का टारगेट करेंगे 6.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना, क्लियर। यानी कि हमारी जीडीपी की जितनी भी मूल्य होता है उसका 6.8% तक हमारा क्या रहेगा, फिजिकल डेफिसिट को लाना होगा, ठीक है ना। और हम मार्केट से बारोइंग कितनी उठाएंगे? 12 लाख करोड़ की, सही है सुन लो भैया। डिफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? मैंने आपको एग्जांपल में बताया था नहीं बताया था, ठीक है। तो भैया फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते थे कि सरकार के सारे क्या है, उधारियों को जोड़ दो, याद आ रहा है, डोमेस्टिक वाली को, इंटरनेशनल वाली को, और कोई भी इंस्टीट्यूशन वाली को, ऐसे भी एक फिजिकल डेफिसिट निकल जाता था, सही है नो, क्लियर। आगे बढ़ो। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वी प्लान टू कंटिन्यू विथ आवर पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन एंड intend to reach a fiscal deficit level below 4.5% of GDP by 2025-26। इसके आगे लगा दो 7 स्टार क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में आना बिल्कुल तय है। सीधे क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार का 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट को कितना करना है? 4.5%। मेरे शब्दों को लिख लो, प्रीलिम्स आपका 3-3.5 महीने बाद है, तब तक आप उड़ जाओगे दिमाग से, ठीक है ना, क्लियर। इससे पहले हमने क्या देखा था कि करंट में कितना है, 6.8% करना है, और इस 6.8% को धीरे धीरे क्या करना है, 4.5% कर देना है। किसको? फिजिकल डेफिसिट को। अब मुझे ये बताओ कि फिजिकल डेफिसिट कम होना अच्छा है कि बुरा है? फिजिकल डेफिसिट जो कम हो रहा है, ये टारगेट कम कम करते जा रहे हैं, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है ना, क्लियर। फिजिकल डेफिसिट क्या होता था? सरकार की सारी क्या एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सरकार की जितनी भी टोटल रिसिप्ट है, इन दोनों का अंतर। लेकिन रिसिप्ट में कौन सी नहीं लेनी है? डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट नहीं लेनी है, याद आ रहा है, यही समझाया था मैंने, डेट वाली को छोड़कर, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी होप टू अचीव द कंसोलिडेट बाय द फर्स्ट इंक्रीजिंग द बायंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू, and secondly by increase the receipt from monetization of asset including public sector enterprises and land, Mr. Mrs. सीतारमन said। अब इसका मतलब क्या होगा? रिसिप्ट ज्यादा होगी ये तो डेफिसिट कम होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हम विचार करेंगे, ठीक है। देखो, सरकार कह रही है कि मैं अपना फिजिकल डेफिसिट कम करूंगी, ठीक है ना, और सरकार ने 2 फेवरेट टूल्स ढूंढे हैं इसको कम करने के लिए इमीडिएट फ्यूचर में।
पहला टूल सरकार का है, सरकार कह रही है कि मैं बायोन्सी ऑफ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाऊंगी। ठीक है, यानी कि सिंपल मतलब होता है बायोन्सी का, जीडीपी के सापेक्ष आप कितना परसेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि जितना अच्छा ज्यादा कलेक्ट करोगे उतनी ज्यादा सरकार की रिसिप्ट होगी ज्यादा। से यस और नो? क्लियर? अब मुझे बताओ, ये अगर सरकार अपनी टैक्स बायोन्सी बढ़ाती है तो सरकार की कौन सी वाली रिसिप्ट बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, कौन सी बढ़ेगी? सब बच्चे लिख के बताओ, कोई किसी की नकल नहीं करेगा। शाबाश 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 शाबाश। यानी कि सरकार क्या करना चाहती है? अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाना चाहती है। ठीक है ना? दूसरी बात सरकार क्या करना चाहती है? मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट करना चाहती है। अब ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट क्या होता है समझते हैं। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मान लेते हैं चलो इंडियन रेलवे। ठीक है, अब इंडियन रेलवे के पास बहुत सारी जमीनें जो खाली पड़ी है, जिसपे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये वेस्ट पड़ी हुई है। अब सरकार क्या करेगी? इस एसेट को क्या करेगी? प्राइवेट कंपनी को देगी कि भैया हमारे पास फालतू पड़ी थी, ये मूल्य लेस है हमारे लिए, आप इसका यूटिलाइज करो, और इसके बदले में क्या करेगी? पैसे कमाएगी वो। ठीक है ना? क्लियर? और ऐसा बहुत ज्यादा क्या है, वेस्ट लैंड पड़ी है जहां पे ना कुछ एग्रीकल्चर हो रहा है, ना एक सिंगल पेड़ पौधा भी नहीं लगा है। और ये कब से लगा पड़ा है? आजादी के बाद से। समझ में आया? अब जाके 2021 में सरकार सोच रही है कि अब हमें इन एसेट के बारे में सोचना चाहिए, जबकि सारी डेवलप्ड कंट्री और हमारी जो एशिया में जो क्या है इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो ऑलरेडी इसको कर रही है। समझ में आया? और वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने भारत सरकार को 20 साल पहले भी बताया था कि भैया आप इन चीजों का करो, लेकिन तब सरकार को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। अब आजादी की इतने बाद साल बाद सरकार क्या कर रही है? अपनी जो वेस्टफुल एसेट है, ठीक है, या जिस एसेट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और या जिस एसेट की वैल्यू है तो लेकिन उसके पोटेंशियल के अनुसार नहीं है। तीसरा सेंटर का मतलब समझे? मान लेते हैं सरकार की जमीन का टुकड़ा है और सरकार उसको अपनी बैलेंस शीट में लिख रही है 50 करोड़ रुपए का एक टुकड़ा है, लेकिन अगर हम इसे मार्केट में आज की मार्केट प्राइस में बेचे तो हो सकता है इसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ की हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? आप ने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, ठीक है, और अपने बेड के अंदर भर दिए, क्या आप उस 1 करोड़ रुपए की आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। इस 1 करोड़ का पोटेंशियल कितना हो सकता है? अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस अगर स्टार्ट करो तो क्या पता वो बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा आपको कमा के दे दे 10 साल के अंदर। नहीं तो ये पैसा तो आपका पड़ा ही था ना बेड के नीचे। समझ रहे हो ना? तो ऐसी सरकार की बहुत सारी एसेट है जो बेकार में पड़ी हुई हैं, जिसको हम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब हम उनको मोनेटाइज करेंगे और उनके द्वारा सरकार के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। समझ में आया? अब मुझे बताओ सर, गवर्नमेंट दोनों बात क्यों कह नहीं, क्यों कह रही है टैक्स बर्डन नहीं बढ़ाएंगे और टैक्स बायोन्सी भी बढ़ाएंगे? बहुत प्यारी बात है अभिषेक भाई, आपने लिखा है कि सरकार कह रही है कि हम टैक्स का बर्डन नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और दूसरी बात कह रहे हैं कि टैक्स की बायोन्सी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि टैक्स किन किन सोर्सों से आता है? आपको पता है टैक्स किन किन सोर्स से आता है? आप उसको एक ही सोर्स समझ रहे हो तभी आपने ऐसा कमेंट करा। आप मुझे बताओ कि जीएसटी का कलेक्शन, ठीक है ना, आज मेरा 50,000 करोड़ का है मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, ये होना चाहिए था 100,000 करोड़ का। क्यों है? क्यों? क्योंकि क्या है, मक्कार लोग हैं, इनवॉइसिंग सही से नहीं करते, करप्शन है जीएसटी में भी, जानबूझ के जीएसटी नंबर में नहीं ले रहे हैं, अपने आप को फर्जी गोदाम दिखा रहे हैं। तो क्या अगर हम इनसे इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे तो क्या ये हमारा सही नहीं हो जाएगा कलेक्शन? क्या फिर हम इससे हम पे बर्डन पड़ेगा? हम पे तो बर्डन ऑलरेडी पड़ रहा है, हमसे तो वो पैसा ले रहे हैं लेकिन सरकार के पास जमा नहीं कर रहे हैं। अब बताओ इस केस में आप ये अपना स्टेटमेंट दोहराओगे? दोबारा दोहराओ जल्दी। समझ गए ना? क्लियर?
तो भैया अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्ट्रीमलाइन करनी है। हमें किसी पे टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल इस फंक्शनिंग को क्या कर दो, अच्छी तरीके से कर दो। ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब मुझे बताओ, जो मैंने इतना भाषण दिया मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट जो है आपकी क्या कहते हैं, कौन सी रिसिप्ट में आएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी कि कैपिटल रिसिप्ट में आएगी? सोचो, उससे पूछो कि हे रिसिप्ट तू क्या है, फिर मुझे आंसर दो, जल्दीबाजी मत दो, मुझे पूछ के आंसर दो। ठीक है ना? सर प्रीलिम्स वाला बैच 3-4 से स्टार्ट होना था ना, उसके लिए कौन सा बैच इनरोल करना चाहिए? आप मेरी प्रोफाइल पे गई सौम्या जी, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मेरी फोटो पे आप गई, वहां पे क्लिक करा आपने? उसमें कोई बैच दिखा? अरे एक ही तो बैच है, कौन कौन सा बैच मुझे करना नहीं आता, मैं फिर बता रहा हूं, मेरा एक ही बैच आता है, कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स। ऑलरेडी 3 क्लासेस छूट चुकी हैं। ठीक है, आप समय से पहले वहां पे जाके उसे कर लो। ठीक है ना? पूछने से कुछ नहीं होता भैया, आपके पास हाथ है, आपने पैसे भरे हैं, एक प्रोफाइल पे जाके चेक करने में कितनी देर होती है? मैडम जी उसको सी ऑल करो, आपको कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स दिख जाएगा। एक सी ऑल भी करना होता है कोर्सों को, आप वो कर नहीं रही हो, हड़बड़ी कर रही हो। कोर्स उसी तारीख से स्टार्ट हुआ है जिस तारीख को मैंने बोला था, कोर्स में कोई डिले नहीं हुआ है। आप प्रोफाइल पे नहीं जाते, आप सोचते हो डैशबोर्ड पे ही हमें कोर्स दिख जाए। अरे मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल में जाना पड़ेगा ना, प्लस कोर्स को सी ऑल करके देखना पड़ेगा ना, फिर ढूंढना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ भैया, सबने लिखा है कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। 90% बच्चे मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट को कैपिटल रिसिप्ट दिखा रहे हैं, और भाई रिवेन्यू रिसिप्ट दिखा रहे हैं। और और चलो समझते हैं कौन सी रिसिप्ट है। मैं इसको मिटा दूं, सबको इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद भी गलती हो रही है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये मेरी एक पीएसयू थी, एनटीपीसी। ठीक है, इस एनटी जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। ठीक है ना? इस जो है जमीन को सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को क्या कर दिया, बेच दिया। समझ में आया? और इसकी जगह क्या हो गए, सरकार के आ गए। समझ में आया कि अब इस अकाउंट क्या है, समझाते हैं पब्लिक अकाउंट क्या है। अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? रुको रुको रुको, दोबारा मैं रिकन, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ठीक है, चलो, ये एक एनटीपीसी थी। इसके बाद 10,000 हेक्टेयर जमीन थी। क्लियर? 10,000 हेक्टेयर क्या थी, जमीन थी। ये जमीन को जो है इसने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। क्लियर? और इसके बदले सरकार के पास पैसे आ गए। से सुन लो। क्लियर? अब जो ये पैसा आया है, ठीक है, और जो लैंड चले गई है, क्लियर, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार की पैसा तो आ गया,
लेकिन कुछ फाइनेंशियल एसेट कम हुई। अरे रिवेन्यू रिसिप्ट कहां से हो गया भैया? फाइनेंशियल एसेट कम नहीं होगी? नहीं होगी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया? एक तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है यार ये, ठीक है ना? तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। क्या है बच्चों? ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है ना? और ये इस बार बजट में आया है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में? सीधे क्वेश्चन आएगा, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट क्या होती है? ये कैपिटल रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आप किस पर टिक लगाओगे मोनेटाइजेशन एसेट को? कैपिटल रिसिप्ट में। फ्री के नंबर आ जाएंगे, बाकी सारे बच्चे कंफ्यूजन में तैरेंगे, उनको कंफ्यूजन में तैरने दो। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। तो वही जो डिसइन्वेस्टमेंट में फंडा लगता था वही इसमें फंडा लगेगा। लेकिन कभी इसको ये मत बोलोगे कि सर ने बोला था कि डिसइन्वेस्टमेंट ही मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट होता है ना। मैंने बताया डिसइन्वेस्टमेंट जैसा फंडा। क्या मेरी बातों को क्लियर है? ठीक है ना? कहीं लेके चले जाओ करो, ठीक है ना? चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब इससे बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है, रेवेन्यू पार्ट होता है और कैपिटल पार्ट होता है। सही है सर? नो? क्लियर? भारत सरकार कह रही है कि मैं अपनी क्या करूंगी? टैक्स की बायोन्सी बढ़ाऊंगी, लेकिन लोगों पे बर्डन नहीं आने दूंगी। तो यानी कि वो टैक्स रिवेन्यू बढ़ाना चाहती है, यानी कि टैक्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, क्वालिटी कलेक्शन करना चाहती है। सही है सर? नो? जब राजस्व प्राप्ति बढ़ेंगी तो आपका क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? कम होगा। क्या ये मैं कह सकता हूं? कहा मैंने, वो यहां पे दिखा रहा हूं। अब आवाज आ रही है? ठीक है ना? क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है? सरकार क्या करना चाहती है बच्चों? अपनी टैक्स की बायोन्सी को बढ़ाना चाहती है या टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना चाहती है, लेकिन हम लोगों पे बिना कोई बर्डन दिए। तो सरकार कहना चाह रही है कि जैसे कारपोरेट टैक्स हो गया, ठीक है ना, ये टैक्स हो गया, जैसे जीएसटी का कलेक्शन हो गया, हम उसमें सुधार करना चाहते हैं। और जब सरकार इसमें सुधार करेगी तो मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगी। और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगी तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? कम होगा। सही है सर? नो? क्या मैं कह सकता हूँ? सरकार फिर कह रही है कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगी। अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, पूंजीगत व्यय करती है, तो मैं कह सकता हूं कि सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, जनरल जनरल सर्विस में पैसा बढ़ेगा, लैंड बिल्डिंग मशीनरी बनेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, और राज्यों को भी ज्यादा से ज्यादा उधार दिया जाएगा, जिससे राज्य भी क्या करे? अपने पैरों पे खड़े हो सके। यही कह रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, सरकार कह रही है कि मैं कैपिटल रिसिप्ट बढ़ाऊंगी। कैसे बढ़ाऊंगी? उसमें एक नई चीज और दे दी उन्होंने। क्या दे दी? मोनेटाइजेशन, ठीक है, ऑफ एसेट। ठीक है। तो फटाफट अपनी पुराने नोट्स में यहाँ पे एक चीज और डाल दो, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट। क्या ये डाल दोगे? किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? ठीक है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जब फिस्कल डेफिसिट निकलेगा, तो जब फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। और उसमें भी कौन सी? कैपिटल रिवेन्यू में हम किसको छोड़ दे रहे थे? डेट की रेटिंग को छोड़ दे रहे थे। यानी कि हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और इसको लेना लोन फ्रॉम फॉरेन, इसको भी छोड़ेंगे। रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और इसको लेना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ अब इसको भी लेना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि अब आपके फार्मूले में एक नई एंट्री आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? तो एक ताली तो बजा दो भैया, कि भैया ये यूपीएससी मार देगा, वहां पे बच्चे हो जाएंगे ख्वाह कि भैया ये नई एंट्री कहां से आ गई, मोनेटाइजेशन ऑफ असेट। क्योंकि अब सरकार ध्यान दे रही है तो फार्मूले चेंज होंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ये होती है क्वालिटी एजुकेशन। रटाना काम नहीं है मेरा, समझाना आपको। क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। फिर से अब हम जाते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, जिसे हिंदी मीडियम वालों के लिए
परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहते हैं। और ये नई चीज आई है, तो भैया इसमें नया क्या है देख लेते हैं। Asset monetization involve creation of the new source of revenue by unlocking the value of hitherto unutilized या underutilized public asset। ऐसी सरकारी संपत्ति जो बहुत ही कम यूटिलाइज होती थी या जो यूटिलाइज होती थी लेकिन अपनी वैल्यू के अनुसार नहीं होती थी, अब हम उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। तो इस घटना को बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। समझ में आया? द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन इट्स रोल as a harbinger by moving on a spree of monetized assets such as land, building, operational asset, public sector enterprises, government department, etc etc। अब किसी ने बोला था बीच में कि सर ये पब्लिक एसेट क्या होती है, ये पूछा था किसी ने। पब्लिक एसेट का मतलब जो सरकारी जितनी भी चीजें ना वो पब्लिक एसेट ही है। ठीक है, सरकार की कुछ नहीं होती, सब कुछ होती है हमारी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है पूछा था, तो पब्लिक अकाउंट का मतलब हो गया कि जितनी भी सरकारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये सब पब्लिक अकाउंट है। यानी कि भैया रेलवे है, रेलवे हम सब लोगों की संपत्ति, आपकी संपत्ति, मेरी संपत्ति है। क्या मेरी बात समझ में है? तभी तो कहते हैं इसको नुकसान मत पहुंचाओ। रोडवेज हो गई, पार्क हो गए, समझ में आया, पुल हो गया, ये सभी की संपत्ति है, आप हम सबके पैसों से बनी है। तो ये सब किस में जाएंगी? पब्लिक अकाउंट में जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर? हालांकि इसको डायरेक्ट रेगुलेट तो सरकार करेगी, लेकिन है हमारे लिए, हमारी टैक्स पेयर की मनी से बनी है। समझ में आ गया जिन्होंने पूछा था? ठीक है, अब देखो कि एसेट मोनेटाइजेशन या परिसंपत्ति मुद्रीकरण में क्या होता है। पब्लिक एसेट जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, शिपिंग टर्मिनल, ठीक है, पाइपलाइंस, मोबाइल टावर, अदर लैंड, फाइनेंशियल एसेट, ये सारी जो है सरकार की बहुत सारी ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, जिनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सर इकोनॉमी पढ़ के लगता है करप्शन देश को कितना पीछे ले जाता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, करप्शन बहुत बड़ी क्या है, बला है। ठीक है, तो यानी क्या है कि हमारी पब्लिक एसेट क्या है, ये सारी एसेट हैं हमारे, इतने सारे सी पोर्ट है, समझ में आया, जो केवल और केवल ऐसे पड़े हुए हैं। वहां पे जो बर्थ है ना, वहां पे काई जम रही है, कोई कुछ नहीं होता। अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी वाले को देते तो भैया हमारा क्या होता है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता। समझ में आया? कितने गोदाम खाली पड़े जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। ऐसी एयरपोर्ट की काफी चीजें क्या है, अंडर यूटिलाइज पड़ी हुई हैं। पावर ट्रांसमिशन कंपनियों के पास बहुत ज्यादा लैंड है, सबसे ज्यादा लैंड है रेलवे के पास, जो केवल खाली पड़ी हुई है। अब उनको यूटिलाइज करने का क्या है, एक तरीके से क्या आ गया है, समय आ गया है। मैनी ऑफ दिस पब्लिक एसेट आर सब ऑप्टिमली यूटिलाइज और अनयूटिलाइज, which simply means that it is not using its maximum potential, which could have been gained by exploiting the commercial and market valuation। यानी कि जो जितनी भी ये एसेट है संपत्ति सरकार की जो बेकार पड़ी हुई है, अगर आज हम इन्हें मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करें तो भारत सरकार का बहुत ज्यादा खजाना बढ़ सकता है। सारी चीजों को मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप चाहो तो हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं कि ये स्लाइड क्या कह रही है, और रिकॉर्डेड वर्जन जब दोबारा देखें तो स्लाइड को रोक रोक के अपने नोट्स भी बना सकते हो। करने वाले के लिए सब कुछ है और नहीं करने वाले के लिए कुछ नहीं है। याद करो प्रज्ञा के शब्द, आपके अंदर जिद होनी चाहिए। अगर जिद है तो सिलेक्शन है, और जिद नहीं है तो कहीं ना कोई दिक्कत है। Therefore, the speaking to the economics way, the government-owned asset driving a net value of 50 crore but having the potential to earn 500 crore will also term as suboptimally utilized। आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा गया है कि मान लेते हैं कोई चीज जिसकी नेट वैल्यू आज सरकार 50 करोड़ दिखा रही है, हो सकता है अगर उसे मार्केट में उतारे तो उसकी 500 करोड़ उसको वैल्यू मिले। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्लियर? यानी ऐसी एसेट भी क्या आएंगी, सब ऑप्टिमाइज होंगी। समझ में आया? जैसे बहुत सारे सी पोर्ट पे हमारी बर्थ पड़ी है जो यूटिलाइज नहीं हो रही, अब वहां पे कंटेनर भी नहीं आ रहे, वहां पे शिप भी नहीं आ रहा, 6-6 साल 7-7 साल तक पड़ी है। अरे किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते तो भैया उसको मेंटेन करती, कुछ काम तो करती। समझ में आया? क्लियर? तो बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया इंडियन रेलवे का। विल गवर्नमेंट लूट इट्स ओनरशिप इन दिस? बिल्कुल, यही तो चीज है इस क्वेश्चन में, तभी तो मैं इतना डिस्कस करा रहा हूं कि यूपीएससी तो पूछ भी सकती है कि ये एसेट जो है मोनेटाइजेशन हमारे हित में है कि अहित में है। वही सारी चीजें हम समझेंगे।
ठीक है ना। इंडियन रेलवे इज फॉरनर लैंडलॉर्ड विथ 47,000 हेक्टेयर, इतनी सारी जमीन केवल इंडियन रेलवे के पास है। समझ में आया। विच कैन बी पुट टू द कमर्शियल पर्पस, और इस पे कमर्शियल यूज हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू अनलॉक द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर एसेट विच हैव नॉट यील्डेड पोटेंशियल रिटर्न, और जो पोटेंशियल रिटर्न हमें नहीं दे रही है तो सरकार उनको मार्केट में लाएगी। देखो जैसे अभी भाई ने लिखा कि इसका मतलब होगा कि हमारी ओनरशिप चले जाएगी। अरे मेरे भाई, ऐसी ओनरशिप का फायदा है क्या जो आपके कभी काम ही नहीं आ रही थी? क्या वो ओनरशिप हमारे देश से बाहर भाग जाएगी? क्या वो भारत की बाउंड्री से अलग कूद के बाहर भाग जाएगी? केवल ये सोचने का तरीका है जो 60 साल तक हमें एक क्या आइडियोलॉजी, अब मुझे नहीं पता वो आइडियोलॉजी को आप समर्थन करते हो कि नहीं करते हो, जो एक आइडियोलॉजी ऐसे करती रही और भारत में गरीबी क्या हुई, इस तरीके से बढ़ती रही, इस तरीके से। समझ में आया। अरे भाई जो किसी का भी नहीं है तो उसका फायदा क्या? आप देखते थे जो है पुराने जमाने में, अब तो ऐसा नहीं होता है, दादियां लोग परदादा लोग बहुत सारे सोना चांदी जो है घड़े बंद करके रखे रहते थे। क्या फायदा हुआ उनका? चूहे खा गए उनको। समझ में आया। उनकी वैल्यू क्या हो गई? बहुत कम हो गई। जब पता चला, जब वो खत्म हुए तो देखा घर के अंदर से ये निकला। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? ऐसी देश की इकोनॉमी में है, वो कहीं देश से बाहर तो नहीं जा रहा। समझ में आया। वही चीज अगर यूटिलाइज करते तो हो सकता था उसी जनरेशन में कोई डॉक्टर निकलता, उसी जनरेशन में कोई इंजीनियर निकलता। समझ में आया। ठीक है। अब ये कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट चले जाने का खत्म खतरा है। अरे भैया, वेलफेयर स्टेट का तब खतरा होता है जब सरकार अपना एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा कर दे रही है। सरकार अपनी सारी चीजों को तो अपने पास ही रख रही है, जो अनयूटिलाइज है उनको दे रही है भाई। यही तो अपोजिशन चिल्ला रहा है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे क्या है, सरकार बेच रही है, बेच रहा है। अरे सरकार क्या बेच रही है? जो जो से कोई काम ही का नहीं है उसको बेच रही है ना। वेलफेयर स्टेट का फंडा कहां से खत्म हो जाएगा यार इसमें? जल्दी बताओ। इसमें वेलफेयर स्टेट का कौन सा रह जाएगा कि जो जमीन कुछ यील्ड नहीं कर रही है, उसमें लोग गरीबी से मर रहे हैं, उसमें भुखमरी से मर रहे हैं, तो वो गरीब और भुखमरी से मरते रहे, वो वेलफेयर स्टेट है? कि पैसा जो है इकोनॉमी में घूमे और गरीबों को रोजगार मिले, वो वेलफेयर है? बताओ। अब आपके सामने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया कि आप किसके साथ जाना चाहोगे, तो क्या बोलोगे? आपकी नहीं, मरने दो लोगों को, देश के नाम पे, रेगुलेशन के नाम पे मरने दे। जल्दी बताओ। मरने दे। बताओ, मरने दें उस देश को? तो फिर आप खुद ही देखते हो, ट्रेन में अगर आप बैठ के चले जाओ तो आपको बहुत सारी जमीन ऐसी दिखती है जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको बांटने का तरीका अलग हो सकता है कि रेलवे के पास वाली जितनी भी चीज है वो आप किसको बांटो, सोशल फॉरेस्ट्री में बांटो, कि वहां पे पेड़ होंगे। समझ में आया। जितने भी तालाब है उनमें फिशरी करवाओ। समझ समझ में आ रहा है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, कितना मछली उत्पादन हो सकता है, आप सोचा आपने? ठीक है। यानी कि बांटने का अगर तरीका आपका सही है तो सब कुछ सही है। क्लियर। और बांटने का तरीका तब होगा जब आप क्या करोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट इनटू द इकोनॉमिक वैल्यू इज टर्म एज एसेट मोनेटाइजेशन। अब इस पर चर्चा करने का टाइम आ गया है, आप सब मैच्योर हो गए हो। क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस एसेट मोनेटाइजेशन के, देख लेते हैं। सर एसेट मोनेटाइजेशन में सेल कर देते हैं या उसको लीज पे भी दे सकते हैं? देखो, उसको सेल भी कर सकते हैं, उसको लीज पे भी दे सकते हैं, उसको पीपीपी के दौरान भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सरकार क्या करेगी, आगे चल के निकालेगी किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है। 100% ओनरशिप हमेशा के लिए देनी है या 50-50% पे काम करना है, बस कुल मिला के हमें उसे मार्केट में लेके आना है। सरकार का कहने का मतलब ये है। ठीक है। सर मैंने देखा है कि भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को लीज पर आवंटित करते हैं तथा उनसे उनके बदले कुछ रेवेन्यू लेती है और वो जमीन रेलवे ट्रैक के किनारे खाली पड़ी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर लीज पे देंगे तब तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। लीज पे देंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ये तो भैया तुमने जो है पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि लीज पे देंगे। समझते हैं इस चीज को। आप जो है किसी चीज को लीज पे दे रहे हो 90 साल के लिए, ठीक है, 100 साल के लिए। क्लियर। तो जो आपने लीज पे दिया है, ठीक है ना, उसका आपके पास पैसा आ रहा है। क्लियर।
हुई तो फाइनेंशियल एसेट ही कम, ठीक है, हो तो फाइनेंशियल एसेट ही कम हो रही है, चाहे आप चाहे लीज पे दो चाहे परमानेंट दे दो। क्लियर? तो रहेगी तो क्या, कैपिटल रिसिप्ट ही रहेगी, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन हैव सेवरली underlying benefit. A report from the Asian Development Bank suggests that Asia alone infrastructure investment need from 26 trillion और 1.7 ट्रिलियन पर ईयर, इतने रुपए एशिया की कंट्रियों को चाहिए अपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2016 से 2030 तक। समझ में आया? और इतनी ज्यादा ह्यूज मनी कैसे आ सकती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने बोला, सिंस गवर्नमेंट फंडिंग इज लिमिटेड, सरकार ज्यादा पैकेज अलाउ नहीं कर सकती, बैंक हैव ऑलरेडी बर्न देयर हैंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग, और बैंकों ने अपने हाथ पहले ही जला लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग में पैसे देने के लिए देकर। क्यों? क्योंकि आधे ज्यादा प्रोजेक्ट क्या बन गए, एनपीए बन गए। आधे ज्यादा प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट की क्लियरेंस नहीं बनी, तो भैया बिजनेसमैन वालों ने भी हाथ जोड़ दिए, वो अधर के अधर मट के पड़े, ठीक है। और कुछ गिने चुने कौन है, आपके माल्या जैसे लोग हैं जो पैसे लेके भाग गए। तो क्या बैंक को दोबारा से हमें क्या करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि तू पैसा बांट? बताओ, क्या बैंकों को दोबारा फोर्स करना सही होगा? नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज इनएविटेबल टू मीट दिस फाइनेंशियल गैप, यानी कि अभी यही क्या है, हमारे पास एक औजार बचा है कि इस चीज का हम काम करें, जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या ये बात सबको समझ में आई? हो सकता है आप में से काफी लोग कंजर्वेटिव माइंडसेट के हों जो इसका विरोध कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी में आपका विरोध जायज है, लेकिन ये भी चीज गलत नहीं है, ठीक है। वही वाली चीज है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। जब तक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये उसी तरीके से है कि गरीबी हटानी जरूरी है कि आपको बुलेट ट्रेन चलानी जरूरी है। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस आंसर देना पड़ता है। और मेरे कोर्स में अगर आप जुड़े रहे 6-7 महीने में, तो ऐसा बैलेंस आंसर दिया करोगे कि मेरे को भी क्या कर दोगे, सरप्राइज कर दोगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। Yeah, that's what I was thinking to make this success by PPP. But sir, this might result in the losing government ownership. माइट क्या 100% करेगा? माइट का मतलब क्या होता है भाई? लूज ओनरशिप तो लूज ही होगी, कहीं 10% से होगी, कहीं 20% से होगी, कहीं 30% से होगी। आप मुझे बताओ कि जब कोल इंडिया का आईपीओ आया सबने तालियां बजाई, ठीक है ना। जब एसबीआई का आईपीओ आया तब सबने तालियां बजाई। जब हमने एफडीआई की लिमिट बढ़ाई, ठीक है, सरकार ने अपनी लिमिट कम करी तो सबने ताली बजाई। तो ये भी तो वही चीज हो रही है, बस ये उन चीजों की हो रही जिनको आपको पता नहीं था। ये वो चीज है जो हमने कभी सोची भी नहीं, सरकार का इतना खजाना है जो अंडर यूटिलाइज पड़ा हुआ है। जब ये सब होता है तो आप कहते हो वेलकमिंग स्टेप है कि भैया पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और अब जब ये सच्ची में हो रहा है तो आप कह रहे हो कि यार ये गलत चीज है। तो अपने भी क्या है, हमें सोच को सही करना पड़ेगा कि हम एकदम से खिलाफ जाए या इसके साथ जाए। क्लियर? आप ये बताओ कि कितने लोग मानते हैं कि 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत सुधरी? मानते हो कि नहीं मानते? से या सुनो भाई, 1991 के बाद हमने क्या करा, अपनी ओनरशिप को तो रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब इस 1991 के लिए ताली बजाते हो तो इसके लिए क्यों नहीं बजा रहे? यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। और गवर्नमेंट लूज किसको कर रही है, हम ही लोगों को तो लूज कर रही है। नहीं समझे? मान लो ये लैंड का टुकड़ा था, ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने आईपीओ निकाले, जिसको हमने सब्सक्राइब कर दिया, हमारी भी तो ओनरशिप हो गई, हमें भी तो रोज एक मिल गया पैसा कमाने का मौका। नहीं तो फिर देखते रहो गवर्नमेंट कब आईपीओ निकालेगी, ना इनके शेयर बढ़ते ना कुछ होते। समझ में आया? तो ये तो हमारा भी एक करारी है, करारी की नहीं करारी है। आगे बढ़ते हैं, क्या पता अभी समझ में नहीं आया तो थोड़ा और आगे समझ में आ जाए। Asset monetization offer a respite where a revenue proceed can be reinvested in the newly needed infrastructure without resorting to the public debt, which better maintain in existing infrastructure facility। इस पॉइंट में समझते हैं, सरकार हम पर बोझ नहीं डाल रही है, ठीक है। सरकार हमसे उधार नहीं मांग रही, सरकार बैंक से उधार नहीं मांग रही, सरकार आरबीआई से उधार नहीं मांग रही।
उसने अपनी अंडर यूटिलाइज और अनयूज एसेट को बेचा और उस पैसे से जो हमारी नीड है उसमें लगाया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, एजुकेशन में लगाया 10% तक, R&D में जीडीपी का जो 0.06% है, सॉरी 6% है, उसको 3-4% तक करा। तो क्या इससे हमें फायदा नहीं होगा? जल्दी बताओ। या अभी भी हम जो है हेल्थ और एजुकेशन में पिछड़े रहे? ठीक है, देखो इनको तो पैसा चाहिए, ठीक है, हम ऐसा नहीं करते। सरकार कहेगी ठीक है हम नहीं बेच रहे, हम क्या करेंगे, आपसे टैक्स वसूल करते हैं ज्यादा, तब आप चिल्लाओगे, तब ऐसी ऐसी आवाजें निकलेंगी पूछो मत। सरकार ने कह दिया ठीक है 5 लाख तक के 20% में आ जा रहे हैं, 5 से लेके 10 लाख तक के 30% में आ गए, और 10 लाख से ऊपर वाले 40% में आ गए। लो, सरकार तो यहां से ले लेगी पैसा, फिर क्या करोगे? फिर सरकार का रेगुलेशन अच्छा रहेगा आपके ऊपर? या ये वाला सही है कि सरकार आप पे भी बोझ नहीं डालना चाह रही, बैंकों पे भी नहीं डालना चाह रही, हमारी एक्सटर्नल बारोइंग भी नहीं बढ़ेगी? मतलब हमने वो टॉर्च ढूंढ ली है जो हमारे घर में ही पैसा था, लेकिन आज हमें पता चला कि अरे यहाँ पे इतना पैसा रखा था, इससे हम क्या बन सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। और ये पैसा घूम फिर के इंडियन इकोनॉमी में ही जा रहा है। ठीक है, ये पैसा घूम फिर के हमारी जेबों में ही जाएगा, ये पैसा घूम फिर के हमारी रोडों को सुधारेगा, हमारे किसानों को सुधारेगा, हमारी हेल्थ को सुधारेगा, हमारी एजुकेशन को सुधारेगा। ये आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा, मत करो आप। आज आप विरोध करो सरकार का, सरकार पीछे कर लेगी, 50 साल बाद फिर इसकी डिमांड आएगी, तब आपके बच्चे बोलेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे जिन्होंने इतना अच्छा स्टेप नहीं लेने दिया। तो प्रकृति का नियम है चेंज, इकोनॉमी भी कहती है चेंज। वेलफेयर तब ज्यादा अच्छा होगा जब हमें सारा का सारा जो हम 80% इंपोर्ट करते हैं अपने देश में खुद बनाए, हर एक जिले में कम से कम 10-10 हजार वेंटिलेटर हो, तब ज्यादा अच्छा वेलफेयर होगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, इसमें सरकार को रेगुलेशन तो करना ही पड़ेगा, और सरकार रेगुलेशन करती है। क्या अगर आज अंबानी और अडानी के सामने सब कुछ चले गया, अगर सरकार चाहे तो इनको एक डंडा मारेगी, नाचने लग जाएंगे। समझ में आया? सरकार भले इनको फेवर कर देती है, लेकिन सरकार अगर अपने पे आ गई और सरकार ने थोड़ी भी ड्यूटी नजर करी, नाचने लग जाएंगे ये लोग। रेगुलेशन तो अभी भी सरकार के हाथ में है। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लियर? इट आल्सो लीड टू 6 एयरपोर्ट दिए हैं अडानी को, अभी बताते हैं कौन कौन से दिए हैं। ठीक है, इट आल्सो लीड टू कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन ड्राइव विद द इनोवेटिव टेक्निक आइडिया रिप्लेसिंग द ऑब्सोल्यूट वन। पुराने आइडिया छोड़ के हम नए आइडिया से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एन अंडरडॉग एसेट बिकम ए रेवेन्यू अर्नर फॉर द स्टेट। यानी राज्यों को भी इससे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो राज्यों के अंदर भी तो संपत्तियां हैं, जो संपत्ति कुछ नहीं कर रही थी वो राज्य को पैसा देगी। यानी आपके घर का वो बच्चा जिसको आप खोटा सिक्का समझते थे वो भी कमाने लगेगा। तब इसका मतलब ये थोड़ी कि कमाने लगेगा तो वही हमें छोड़ के चले जाएगा, तो ऐसे आप अपने बच्चे को कमाने ही मत दो कि ये माता पिता के उससे चले जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक देखो हर चीज में है। मैं 100% ये नहीं कह रहा कि अच्छा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ज्यादा जरूरी है। क्या? कि आप एसेट को मोनेटाइज करते समय कैसे करोगे। यानी कि आपके पास अगर कोई एसेट है, उसवा को हेल्थ वालों को दोगे, कि एजुकेशन वालों को दोगे, कि सर्विस सेक्टर को दोगे, ये देखना ज्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब चैलेंजेस क्या होंगे जो आप बोल रहे हो, सारे चैलेंजेस यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मजा आ रहा है बजट को ऐसे चीर फाड़ करने में? टीवी का एंकर बन जाओ इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ लिया तो मेरा, अभी तो बजट है केवल। ठीक है, अब देखो चैलेंजेस क्या होंगे। इट्स ए गुड स्टेप यूजिंग द वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। अरे वाह आशा जी, इंग्लिश के शब्दों की जादूगर आशा जी। क्यों? ये वही आशा जी हैं। अब है चैलेंज। वो खुद कह रही है हाँ मैं वही हूं। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं देखो, बट दिस इज ए वेरी 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 सेंसिटिव डिसीजन, क्योंकि भारत में अभी देखो आप में से 10-12 लोग चिल्ला गए थे, जब ये सही में होगा तो कितनी जनता चिल्लाएगी। ठीक है, एंड दैट नीड टू टेक इनटू द अकाउंट दैट करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज द क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा बैरियर ये होगा
कि अगर मैं इस जमीन को बेचूंगा या किसी प्राइवेट प्लेयर को दूंगा पीपीपी पे या लीज पे या वट एवर मोड पे, तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना ये सबसे ज्यादा चैलेंज होगा बड़ा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी जो जमीन निकाली 2021 में, 2025 में वो 10 गुना 20 गुना बढ़ सकती है। ऐसा ही होता है। जो खेतों की वैल्यू कुछ नहीं थी, एक नई रोड आने से, एक नया हाईवे आने से वो खेत करोड़ों रुपए के हो गए कि नहीं हो गए? वेस्टर्न यूपी की बेल्ट पूरी अमीर हो गई नहीं हो गई जमीन के रेट बढ़ने से। तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? क्या आप फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करोगे उसमें, या करंट मार्केट वैल्यू पे दोगे? तो वो जो फार्मूला होगा वो डिसाइड करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या चैलेंज नंबर 1 सबको समझ में आया? इस केस में क्या होगा भैया, ये बजट में नहीं लिखा है, ये बिल्कुल ही बजट में नहीं लिखा है, ठीक है ना। ये मैंने आपको ढूंढ ढूंढ के आपके लिए बनाया है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो बच्चों को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखो, द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ द कंट्री एंड द प्राइवेट सेक्टर एबिलिटी टू फुलफिल द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव। अगली हमारी दिक्कत ये होगी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है, ठीक है, और क्या प्राइवेट सेक्टर उतने एबल रहेंगे कि उतनी नीड को पूरा कर पाए। समझ में आया? जैसे हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो इसमें हमने 6 सेगमेंट या कंपोनेंट लिए, सब कंपोनेंट को अलग अलग पैसा दिया है, तो क्या ये हमारा सारा सपना टाइम में बाउंड में खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? ठीक है ना। प्राइवेट प्लेयर भी तो उसका फायदा उठा सकते हैं, उठा सकते नहीं उठा सकते? सही है नो? आगे देखो, equally important is the willingness of the citizen to accept the management of the public infrastructure in the private hand। सबसे बड़ी समस्या ये, जो मैं भी अभी आपको समझा रहा था, आप लोगों का ब्रेन बास कर रहा था। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट समस्या ये रहेगी कि जो हमारे भारतीय लोग हैं, इनका माइंडसेट कैसे समझाओगे? इनको तो ऐसा लगेगा कि हमारी सरकारी चीज प्राइवेट के हैंड में जा रही है। अरे मैया मर गए, अरे मैया मर गए, अरे मर गए, कोई इधर स्ट्राइक हो रही, उधर स्ट्राइक हो रही है, ठीक है ना। अपोजिशन कुछ पन्ने फाड़ रहा है, कोई कुछ जला रहा है। अरे भैया, उन सबसे कैसे निपटोगे? समझ में आया? तो यानी कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, चाहे मन की बात पे हो, चाहे कोई सरकार एक पोर्टल बना ले वेबसाइट पे, उस पे सजेशन ले बिफोर मेकिंग एनी लॉ। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है ना। आपको एक अच्छा लेवल पता चल रहा है पेपर 1 2 3 4 का भी। आगे देखो, देयर ग्रीवेंस इफ एनी नीड टू बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड और बाय द ऑपरेटिंग प्राइवेट प्लेयर। क्लियर? तो भारत जो वेलफेयर का था, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्राइवेटाइजेशन का नाम सुनते ही हमारा खून खौल जाता है। समझ में आया? हमारा खून खौल जाता है। और पता नहीं ये खून कैसे खोलता है, क्योंकि जो हमारे लीडर रहे बड़े बड़े, जो हमने जिनको लीडर माना, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का इतना ज्यादा विरोध किया कि वो हमारी साइकोलॉजी में बसा हुआ है। समझ में आया? और वो जा नहीं रहा है। तो उस साइकोलॉजी को कैसे खत्म करोगे? इसका सॉल्यूशन ना मेरे पास है ना सरकार के पास है। इसका सॉल्यूशन किस पे है? केवल टॉक टॉक टॉक। इस पे बात जितनी की जाएगी, उतना ही ज्यादा एक खुल के तस्वीर सामने आएगी। सबको समझ में आया? सबको लग रहा है कि मोदी जी सब बेच रहे हैं। अपोजिशन ने तो ये कमेंट करा था, जिस दिन बजट आया उसी दिन कमेंट कर दिया कि तो सब चीजें बेच रहे हैं। ठीक है ना सर, सरकारी नौकरी की चाह वाले और भी कुत्ता है। ठीक है ना। खुले मंच पे बहस होनी चाहिए। सर हमको बुला ले, हम सब लिख कर देंगे। चलो कुछ भी दोगे, आप लिख के दोगे। आज तक सबको समझ में आया? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायलॉग इज एन अफेक्टिव वे, वही आ गया, बात बात बात, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट एंड dispelling doubt, creating wave by a few vested interest. This will also help to generate more expression of interest by competitive biddings and fair value assets। यानी कि जब भी आप कुछ सरकारी संपत्ति को मार्केट में लाओ, तो कम्पिटिटिव बिडिंग करो। ये नहीं कि बिडर में नेता लोगों के ही लोग आ गए, जैसे कोल ब्लॉक में हुआ था नहीं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी कंपनी आए फेयर आए, जो अच्छी बिडिंग करे उसी को क्या मिले? कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट किसी 2 या 3 कंपनी को मिल रहे हैं। ठीक है। और वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। यहां पे ये हो सकता है
कि कोई लैंड जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है लेकिन किसी नेता का तगड़ा होल्ड है, उसने कम वैल्यूएशन में अपने किसी चाचा भतीजे को दिला दी, उसकी प्राइवेट कंपनी को दिला दी, और 1 साल बाद पता चला उसकी रियल वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी। तो इन सब चीजों का बाकी में खतरा है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये स्टेप अच्छा है, लेकिन इस स्टेप का जो प्रोसीजर होगा वहां पे बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल नहीं, 100% डाउट है कि आप कौन सा स्टेप लेंगे, और ये समय आने पे ही पता चलेगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर? इसमें बहुत तगड़ी मारामारी होगी, बहुत सारी नई नई कंपनी आएंगी, किनकी? नेताओं के बेटों की, जो क्या करेंगी, इन एसेट को कौड़ियों के दाम में लेने की कोशिश करेंगी। अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है तो ये बहुत बड़ा झोल बन जाएगा। सबको समझ में आया? क्लियर? क्लियर? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं सरकार का पक्षधर हूं? लास्ट स्टेटमेंट सुन लो, मैं सरकार का पक्षधर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और आप लोगों के अंदर एकदम क्या आना चाहिए, बिना बायस का क्या आना चाहिए, एटीट्यूड आना चाहिए। ठीक है? लास्ट में जो मैंने बोला है वैसे ही आपको लिखना है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये अच्छा स्टेप है, और मंशा थोड़ी खराब है तो ये बहुत बड़ा क्या होना वाला है, क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा क्या होने वाला है, करप्शन होने वाला है आने वाले फ्यूचर का, स्कैम होने वाला है। दिस वुड बी ए पेंडोरा बॉक्स। समझ में आया? जिसके अंदर क्या निकलेगा हमें भी नहीं पता। ठीक है? क्लियर? अब किसी का कमेंट आया, कोई बोला है भाई कोई पीएसयू प्राइवेट हो गया तो उसमें जॉब वाले प्राइवेट हो जाएंगे, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब कम होंगी, बिल्कुल कम होंगी। सुरेश भाई का कमेंट बहुत दिनों बाद आया है। सुरेश भाई, सुरेश भाई, सुरेश भाई सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेता लोग कर रहे हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं। सुरेश भाई सर, प्रॉब्लम यह है कि कुछ सालों बाद देश की ज्यादा प्रॉपर्टी किसी ना किसी प्राइवेट प्लेयर के पास हो जाए और वो पुराने राजाओं की तरह जो मन करे वो करे। बहुत बढ़िया बात करी। ठीक है? आपने, आपको पता है जो इन लोगों को ये जमीन दिला रहे हैं वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं आपको पता है? कोई सही बात नहीं है इनकी, एकदम गलत बात है। वो कौन है? पॉलिटिशियन। ठीक है? इन पॉलिटिशियन को आप जानते नहीं हो। समझ में आया? अगर आप जानते ना तो आपको पता चलता। ये कभी भी वैसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे इनको अपने ऊपर खतरा हो। सोशोलॉजी में एक बहुत प्यारी टर्म है, याद आ रहा है सोशोलॉजी ऑप्शनल वालों को? एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज ए ऑलिगोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज गिविंग पावर टू फ्यू। याद आ रहा है? क्लियर? वो क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम इनको चुनते तो हैं, लेकिन कोई आज तक ऐसा स्टेप नहीं लेते जिससे इनकी पावर को थोड़ा भी खतरा हो। ये एसेट मोनिटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन उतना ही है जब तक क्या है, इनके क्या है, स्मूथ रनिंग हो रही है। समझ में आया? तो वो तो दिन भूल जाओ कि प्राइवेट प्लेयर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो राजाओं की तरह काम करने लग जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये भारत की डेमोक्रेसी या पॉलिटिशियन की एक्यूट लीडरशिप की आप क्वालिटी बोलो, चाहे इनकी क्या कहते हैं एक तरीके से बैड क्वालिटी बोलो, या आपके ऊपर है। मेरा हिंट आप समझ गए होंगे। समझ में आया? क्लियर? सरकार इनके हाथ में है, यही राजा रहेंगे आज या कुछ 100 या 200 साल बाद भी। समझ में आया? क्लियर? और इनको पता है कि हमें कहां तक क्या करना है, कहां तक क्या नहीं करना है। ठीक है ना? जैसे पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, रिफॉर्म नहीं आते। सिंपल से सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया जितने भी करप्ट है, जिनके ऊपर भी मर्डर रेप का केस है, आप उनकी जो है वेबसाइट पे छापो। दो नेशनल न्यूज, यानी कि आप द हिंदू ले लो न्यूज़पेपर, या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, और एक लोकल लैंग्वेज वाले पेपर में छापो। क्या इन्होंने आज तक छापा? सुप्रीम ने कोर्ट ने बोला कि दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने, सॉरी, कि आप आरटीआई के अंदर आती हो, क्या ये लोग आए? ये खुद ही कानून बदल देते हैं, ये कभी नहीं आए। समझ में आया? और जिस दिन इनको लगेगा प्राइवेटेशन ज्यादा हो रहा है, संसद से एक कानून लगेगा कि धारा इसमें के अंदर सरकार जब भी चाहती है तो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनहित के लिए अपने अंदर समा सकती है।
समझ में आया? और ऐसे ऐसे कानून निकलेंगे, बड़े बड़े टाइकून जो है ना, क्या हो जाएंगे, जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाएंगे। क्लियर? तो सरकार के पास इतनी पावर है कि आप ये तभी ऐसी चीज सोच सकते हो कि जब इंडिया ना हो, और ये है इंडिया, किसको बोलते हैं, भारत। समझ में आया? तो भारत में हमारी पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि किसी भी प्राइवेट संपत्ति को जब उसका मन करे वो अपने अंदर ले सकती है। समझ में आ गया? और ये जितने भी एमपी होंगे तुरंत वोटिंग करेंगे, नया कानून बनाएंगे, कर लो। कुछ नहीं कर पाएंगे प्राइवेट वाले ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया? तो ये वो बरगद है जिसके अंदर कोई, कहते हैं ना बरगद का पेड़ जो रहता है उसके नीचे कोई बड़ा पौधा नहीं बन पाता है, तो ये वो बरगद है। समझ में आया? अब इस पर ज्यादा बहस करेंगे तो टॉपिक कहीं और भाग जाएगा, आप समझदार हो तो समझ सकते हो। बैंक नेशनलाइजेशन भाई, इंदिरा गांधी प्राइवेटाइज भाई, करंट दिग्विजय भाई हो, दिग्विजय भाई को भीष्म पितामह बोलते हैं मेरी क्लास का। ठीक है ना? सर इस बार वैकेंसी कम अनाउंस हुई है, आगे बढ़ सकती है, डीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। मुझे नहीं पता भाई डीसी की कोई वैकेंसी है कि नहीं है। ठीक है, इन बातों की चर्चा वो कर सकते हैं जो लखनऊ इलाहाबाद वाले हैं। ठीक है, मैं यार यहाँ वाला हूँ तो मेरे को इसका पता नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? अब देखो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं हम आपको, देख लो क्या क्या है। A successful monetization demands a फोर स्टेप प्रोसेस। अगर आपको इस मुहिम को सक्सेस करना है तो 4 कदम उठाओ। ठीक है, पहला कदम, सर भीष्म पितामह तो आप हो। अरे भाई मैं नहीं हूं भीष्म पितामह। पहला पहला स्टेप है कि द मोटिवेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट शुड बी अंडरस्टूड। समझ में आया? कि भाई जो ये क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो मोटिवेशन है, इसको सरकार को क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, डिटेल एनालिसिस ऑफ द असेट बोथ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल इज नीडेड। हर संपत्ति की कितनी वैल्यू होगी, कितना वो पैसा प्रोड्यूस करेगी, उसी के आधार पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरा, एनालाइजिंग द करंट एंड द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एसेट। आज उसका क्या पोटेंशियल है, फ्यूचर में 10 साल बाद क्या पोटेंशियल होगा, 20 साल बाद क्या पोटेंशियल होगा, या 20 साल बाद फिर हम उसे अपने अंदर ले लेंगे, ये भी सरकार को समझना चाहिए। ठीक है ना? फोर्थ, carefully managing all stakeholder and excluding the project executing the project with the care to deliver the envisioned objective। यानी जितने भी स्टेक होल्डर है, मैं आप, प्राइवेट प्लेयर, सरकारी आदमी, एमपी एमएलए, सबको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह मैनेज करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। क्या आपको ये समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो अगर आपने बना लिए तो मेरा यहां तक पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया। और कल ये दो क्वेश्चन मैं चेक करूंगा। ठीक है ना? क्योंकि कल आपकी मेरे ख्याल से कल, हाँ कल जो क्लास है ना उसी में चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो प्रकट हो रहा है, और ये क्वेश्चन मेरे ही हाथों द्वारा बनाए गए हैं। 100% क्या है, ये कॉपीराइट है, समझ लो। ठीक है ना? इससे पहले का मटेरियल फिर भी मैंने 3-4 अखबारों से देख के बनाया है। ठीक है, मैं खुद आपके लिए मेहनत करता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन केवल और केवल मेरे द्वारा बनाए गए हैं। व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन, ये क्या होता है, ये आपको 12 नंबर में समझाना है, 12 नंबर में समझाना है। ठीक है, 225 वर्ड का आंसर लिखना है आपको। ठीक है, हाँ आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन को हमने क्या देखा था हिंदी में, परिसंपत्ति मुद्रीकरण। अरे क्या था, हाँ परिसंपत्ति मुद्रीकरण। तो पहला क्वेश्चन है भैया, परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या होता है? ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अपने 5 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण करना अति आवश्यक है? ये समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंज विद द असेट मोनेटाइजेशन इंडिया। भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण करने पर आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, देख लेना क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है ना? आप खुद बताओ ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के, क्या ये दो क्वालिटी क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? फॉरगेट अबाउट दिस की एग्जाम में आएगा ना आए, ये बताओ कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे ना?
तो मुझे इसका आंसर भी चाहिए। समझ में आया? मैं तभी कहता हूं मेरे कोर्स को कर लोगे तो आपको भैया प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी चीज की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? चेक कैसे होगा ये भी बता रहा हूं। ठीक है? हाँ अभी बता रहा हूं। चलो, आपको कागज में लिखना है। ठीक है? ये आपने आंसर लिखा, उन कागज की फोटो करोगे। फोटो करने के बाद इस क्लास में अटैच करोगे। जहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा ना, आप सबके पास आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो अटैच द क्वेश्चन आएगा, वहां पे अटैच कर देना। ठीक है? और वहां पे जैसा भी कुछ बच्चों ने अटैच किया है ऐसे आप अटैच कर दोगे। समझ में आ गया? यहीं पे भेजोगे, ऑनलाइन चेक होगा। पीडीएफ है, मैं कह रहा हूँ फोटो खींचो। आप चेक कराते हो किस में कराते हो? सारे बच्चे पीडीएफ में कराते हो किस में कराते हो? सीधा सीधा चेक करना, सीधा सीधा कॉपी खींचना नॉर्मल, और जो है मेरे को फोटो यहाँ पे सेंड कर देना जेपीजी। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ू? चलो भैया, अगला देख लेते हैं। 15वीं फाइनेंस कमीशन। सर आपने जो मेंस का कराया था, अब उसे पढ़े कि नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है? 90% प्रीलिम्स, 10% मेंस। ये मैं शुरू से बताता गया हूं, इसी हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है? आवाज आ रही है? पोज हो गया क्या वीडियो? आवाज आ रही है? ठीक है। चलो, अब देखते हैं 15वीं फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने जो अपनी सिफारिश दी थी कि 41% टैक्स जो है डिवोल्यूशन होगा, वो सरकार ने मान ली है। 7 स्टार क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स के लिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर में दिखेगा कि वित्त आयोग के द्वारा कितने परसेंट शेयर सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट को देने का सुझाव रखा गया था, 41%, जिसको सरकार ने मान लिया है। याद हो जाएगा ये क्वेश्चन सबको? ठीक है? वित्त आयोग ने। अब हमारा काम यहां नहीं होता, हमारा काम ये होता है कि वित्त आयोग किन चीजों पे ये डिसाइड करता है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा इस 41% से। अब आपको ये तो पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार जितना भी टैक्स का कलेक्शन करती है, ठीक है ना, मान लो 100 रुपए टैक्स कलेक्शन से आया तो उसमें से 41 रुपए उसे राज्य सरकारों को देने होंगे। इसका मतलब ये है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कलेक्शन से 41% राज्य सरकारों को देगी। लेकिन जो 41% जो राज्यों को आएगा ना बच्चों, ये किस अनुपात में आएगा, कि यूपी को कितना मिलेगा, कि बिहार को कितना मिलेगा, कि झारखंड को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा? ये तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे कि यार मुझे सारा मिले। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए थे, किसी को पता है? डिपेंड ऑन नीड्स। अरे अनुपम, क्या बोलूं मैं तुम्हें, जल्दी बताओ। मैंने आपको 5 क्राइटेरिया बताए थे, बताया? वो कह रहे हैं फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड। अरे ऑलरेडी डिसाइड हो गया, आप बताओ ना। एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था, एक फॉरेस्ट कवर का क्राइटेरिया था, एक टैक्स कलेक्शन का क्राइटेरिया था, एक एरिया का क्राइटेरिया था, ठीक है, एक इनकम क्या आपका डिफरेंस का क्राइटेरिया था। भूल गए क्राइटेरिया? थोड़ा प्रीलिम से आगे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है? तो ये है वो क्राइटेरिया। समझते हैं क्या क्या? देखो, दोनों के मैंने लिख के बताया कि 14वीं फाइनेंस कमीशन में क्या होता था और 15वीं फाइनेंस कमीशन में क्या चेंज हुआ है। 15वीं फाइनेंस कमीशन एन के सिंह के द्वारा हेडेड की गई थी। ठीक है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, क्या पता दोबारा पूछ दे। अब हमारा ध्यान से देखते हैं, किसी को समझ ना आए तो टोकना मुझे। पहला है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है, जो हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है, और जो हमारी किसी एक पर्टिकुलर राज्य की जो है स्टेट इनकम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। जिसमें ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और उसको वेटेज दे रखा है 45% वेटेज। इस टोटल 41 का जो 100% है ना, उसका 45 पार्ट किसको दे रखा है? इस चीज को दे रखा है। क्या ये पहली चीज आप समझ पाए? अब इसका मतलब क्या है, कि जो गरीब राज्य होंगे उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस बात है। जो गरीब राज्य होंगे वो नेशनल के एवरेज से पीछे होंगे, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है? अब पहले होता था पॉपुलेशन ऑफ 1971, तो इस बार वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है ना? ये क्राइटेरिया पहले हुआ करता था, अभी हटा दिया गया है। अगला है पॉपुलेशन ऑफ 2021 11 सॉरी 2011 के सेंसस से पॉपुलेशन जिस राज्य की ज्यादा होगी उसे ज्यादा शेयर मिलेगा, और राज्य को 15% वेटेज दे रखा है इसके अंदर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है? एरिया, एरिया के अंदर 15% वेटेज दे रखा है।
फॉरेस्ट कवर को हटा के फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी लिया इस बार, उसे 10% वेटेज दे रखा है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इसे 12.5% दे रखा है। ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जिस प्रदेश की डेथ रेट, बर्थ रेट, एमएमआर, आईएमआर, ये सब होते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। जिसकी जितनी अच्छी होगी उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। ठीक है। टैक्स रिफंड का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से राज्य जीएसटी को अच्छा बनाने के लिए नेटवर्किंग साउंड रख रहे हैं, क्वालिटी कलेक्शन कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? 2.5% शेयर मिलेगा। यानी कि एक बार अगर आप फाइनेंस कमीशन 15 को सही से देखें तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार क्या कर रही है, सॉरी फाइनेंस कमीशन स्टेट को मोटिवेट कर रही है कि अपना टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया को सुधारो। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो पहले ये कुछ भी नहीं था 14 फाइनेंस में, ये नया आया है 15 में, यानी कि अच्छी बात है। सी यस और नो? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले नहीं होती थी, लेकिन इस बार नया क्राइटेरिया आया है। भैया हमारे देश को चलाने के लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए ये सब क्राइटेरिया होने चाहिए, अच्छे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है। अब फॉरेस्ट के संग इकोलॉजी भी दे दिया, यानी कि ऐसे नहीं केवल फॉरेस्ट फॉरेस्ट है और वहां पे जानवर नहीं है, वहां पे डायवर्सिटी भी तो होनी चाहिए, बायोडायवर्सिटी। तो ये भी वेलकम स्टेप है कि नहीं है? एरिया, जिनका ज्यादा एरिया वहां पे ज्यादा क्या है, पैसा लगाने की जरूरत है। पॉपुलेशन 2011, ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्या कर रहा हूं, बड़े गोले में डाल रहा हूं। ठीक है। और इनकम डिस्टेंस उसको 45। अब दिक्कत यह है कि इस क्राइटेरिया से लोग खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया पहले जो होता था 1971 की पॉपुलेशन होती थी 14वीं फाइनेंस में, और अब है 2011 की पॉपुलेशन। तो जो साउथर्न स्टेट है वो कह रहे हैं कि अगर आप 2011 का सेंसस लोगे तो बिहार और यूपी जीत जाएंगे, यानी कि वो स्टेट जीत जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इससे तो आप मोटिवेट कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए, एक तरफ कह रहे हो कि पॉपुलेशन भी डालेंगे। तो वो लोग खुश नहीं है इससे। समझ में आया? वो कह रहे हैं कि भैया 1971 का ही सही था। क्लियर? तो उनका कहना भी क्या है, अपनी तरफ से सही है, लेकिन आपको ये 5 चीजें याद करनी है। देखो प्रीलिम्स टफ बन रहा है, लेकिन प्रीलिम्स जो है क्या पता इस बार टफ बन जाए, वो 41% ना पूछ के ये पूछे निम्न में से कौन सा क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन में नहीं था। ठीक है। तो ये उसके बदले कुछ और डाल दो। मान लो उन्होंने दे दिया एक पॉपुलेशन 1971 की, तो 71 नहीं था, अब क्या हो गया, 2011 हो गया है। क्या आप पकड़ पा रहे हो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन इस चार्ट से? पकड़ पा रहे हो? तो 14 वाला आपको याद नहीं करना, आपको 15 वाला याद करना है। लेकिन मेंस के लिए थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए जहां जहां मैंने 14 पे गोला मारा है वहां वहां देखना है, इस पे और इस पे। सबको समझ में आ गया? क्या ये टफ पढ़ाई है? बिल्कुल टफ पढ़ाई नहीं है। आपका बुद्धि इतनी तेज है, बस आपकी बुद्धि को सही डायरेक्शन में क्या है, कन्वर्ट करना है। ये कोई टफ पढ़ाई नहीं है। अब इसी में क्या करो, डिमोटिवेट कर दो बच्चे को कि नहीं बेटा तू आरओ की तैयारी कर ले वो सरल है, नहीं तू यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर ले वो सरल है, बच्चे उधर भाग रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है, हर बच्चे के अंदर कैलिबर है यूपी पीसीएस निकालने का। सर पॉपुलेशन इज बेनिफिटिंग फ्यू स्टेट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पॉपुलेशन, देखो एक फेमस डायलॉग है, पॉपुलेशन कैन बी टोल ऑन द रिसोर्सेस बट कैन बी डिविडेंड। ठीक है ना? यानी कि पॉपुलेशन जो है रिसोर्सों को बर्बाद भी कर सकती है और खुद एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बन सकती है, यानी एसेट भी है और बोझ भी है। अरुण अभिषेक भाई बोल रहे हैं गुड पॉइंट अरुण जी। ठीक है ना? ये गुड पॉइंट जो है मेरे द्वारा ही दिया गया है, जो सर नाइस तीनों उनमें अच्छा प्रदर्शन चाहिए। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया सभी को? साउथ वाले इकोनॉमी में ज्यादा होंगे, कह नहीं सकते। नॉर्थ ईस्ट भी बहुत डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है ना? क्लियर? अभी जितने भी नए बच्चे आए ना, मैं पुराने बच्चों की कॉपी चेक नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मैं चेक करूंगा तुम तो बोलोगे यार इन बच्चों का सर सिलेक्शन इसी साल हो जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि हमारे पास क्या अभी बच्चों का एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी प्रीलिम्स वाला बच्चा आएगा पैरासूट बन के, और वो क्या बोलेगा, अरे यहाँ तो मेंस की कॉपी चेक हो रही है, तुरंत भाग जाएगा। इसी बारे में आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ 10-15 दिन ना ही करूँ, क्योंकि इससे क्या है, किसी एक बच्चे का नुकसान हो सकता है, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का नुकसान हो। क्योंकि बच्चा यहाँ पे 5 मिनट में इंटरप्रेट कर लेता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे कल एक बच्चा आया था, नहीं आया था, अरे मेरे संग धोखा हो गया तो इंग्लिश में हो रहा है।
तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है ना। रोज बेचारे कोई ना कोई कॉपी लगा रहे हैं, आज 6 कॉपी लग चुकी हैं, ठीक है, लेकिन हर बार मैं कर रहा हूँ चेक, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलने लगी पीसीएस के चक्कर में ना पढ़ो, बीएड किया टीचर की, बहुत वैकेंसी आएंगी, टेट और सुपर टेट की तैयारी करो, जल्दी नौकरी मिल जाएगी। वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये जो टेट और सुपर टेट है ना, वही दिमाग वाला बच्चा निकालना है जिसका पीसीएस वाला दिमाग है, ठीक है ना। ये टेट वूट में भी बहुत जने फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका इस लेवल का दिमाग है तो आप बहुत जल्दी क्लियर कर लोगे, 1 सेकंड में क्लियर कर लोगे इस एग्जाम को। और बीएड के लिए अलग से कोई टेस्ट नहीं देना है, जिलावार मेरिट बननी है, केवल आपको टाइम पे फॉर्म सबमिट कर देना है वैकेंसी वाला, आपकी मेरिट बनेगी, आपकी अपना भी कॉल हो जाएगी, बस टेट वूट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एफर्ट ही नहीं मानना है, वो तो हर कोई करेगा, ठीक है ना। या तो अगर इसमें कोई एफर्ट मानना होता तो एफर्ट की बात होती। सर फॉरेस्ट कवर 15 में नहीं है, फॉरेस्ट कवर 15 में नहीं है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी उसको सुधार दिया 15 वाली ने, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट कवर क्यों हटाया इन्होंने? फॉरेस्ट कवर जो होता है, आपको अगर आप पता होगा, तो फॉरेस्ट में काफी ऐसे फॉरेस्ट है जहां पे डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। नहीं समझ पा रहे, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक लैंड है, एक पेड़ यहां लगा है, एक पेड़ यहाँ लगा है, ठीक है, फिर एक पेड़ लगा है यहाँ पे, क्लियर। आपने क्या करा, पूरी जमीन का क्या कर दिया, फॉरेस्ट कवर घोषित कर दिया। क्या ये सही बात है? बताओ, ये इतना गैप है, इतना गैप है। फॉरेस्ट कवर तो तब होता ना कम से कम 75% डेंसिटी होती, ठीक है। तो ये इक्के दुक्के फॉरेस्ट को भी आप फॉरेस्ट कवर में काउंट कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हट जाए तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, यानी जहां पे डेंस होंगे तो वहां पे इकोलॉजी अपना होगी, तो हमें अलग करना ही नहीं पड़ेगा। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डेटा ज्यादा अच्छा आएगा, क्लियर। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि फॉरेस्ट क्यों हटा दिया बच्चों, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी क्यों ले आए, दोनों में टेक्निकल अंतर है, ठीक है। मैं यहां तक आपको समझा पाया, इसको टोटल जोड़ लेना 100% आ जाएगा, यानी कि वो 41% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी से याद करके चलो, एग्जाम में टाइम है, ठीक है। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का। अब बताओ, क्या ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा? इससे पहले तो सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, इससे पिछले वाले बजट में। इस बार तो गनीमत है, कम करा है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण क्या है, कोई पीएसयू अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उनको रिलैक्सेशन मिल गया है। समझ में आया? और ये भी 7 स्टार क्वेश्चन है। या तो 7 स्टार कौन सा आएगा, फिजिकल डेफिसिट हो रहा आएगा, या तो आएगा क्या, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा जा रहा है, या तो फिर ये वाला पैसा कि कितना टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का है। याद कर लोगे, 1.75 या फाइनेंस कमीशन वाला, ठीक है। इससे पिछले साल 200 2.10 था, यानी सरकार ने इस बार डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कम रखा है। समझ में आ गया? कोई परेशानी? आगे बढ़ो। गवर्नमेंट मूल्स 3 लाख करोड़ प्लान टू रिवाइव डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डिस्कॉम। यानी कि जो खंबे होते हैं ना बिजली के, ये जो तार घूम रहे हैं, ठीक है, तो इन कंपनियों को बोलते हैं पावर डिस्कॉम कंपनी। इनकी हालत सुधारने के लिए भारत सरकार ने बहुत पहले उदय नाम की स्कीम लाई थी, याद आ रहा है? ठीक है, 5-6 साल हो गए इस स्कीम को, क्लियर। अब 3 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे हैं कि भैया हम क्या करेंगे, डिस्कॉम को सुधारेंगे, और एक हर ग्राहक के पास 24 घंटे बिजली पहुंचे, और हर ग्राहक के पास कम से कम 2 ऑप्शंस हो कि अगर कोई कंपनी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रही है तो उसका कनेक्शन कटवा के किसी और से ले लेना, जिससे ये कंपनियां भी डरे। जैसे आप देखो दिल्ली में राजधानी भी है और यमुना भी है, ठीक है ना, है कि नहीं, 2 अलग अलग कंपनी। अब हमारे यहाँ तो है ही नहीं, सरकारी है। तो अलग अलग दो दो चीजें होंगी तो ठीक है, आप नहीं दे रहे तो आप करो, आप नहीं दे रहे तो आप करो। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मोबाइल जैसा कंपटीशन होना चाहिए, जो कि नहीं है। और बहुत ज्यादा करप्शन है बिजली विभाग में। बिजली विभाग में लोग छोड़ते नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर पहुंच गए तो छोड़ते नहीं है जल्दी बिजली विभाग को, इतना ज्यादा पैसा है यहाँ पे। तो भैया इनकी हालत इन्होंने लूट लूट के क्या कर दी, बर्बाद कर दी। तो इसको सुधारने के लिए क्या है, 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है, जो एक अच्छा पॉइंट है जो आपको कवर करना है मेंस में। कर लोगे कवर? आगरा में है टोरेंट पावर,
ठीक है, बहुत सारे हमारे जानकार हैं, ठीक है, बच्चे यूनिवर्सिटी के जो स्टोरेंट पावर में काम करते हैं, आगरा में अच्छा काम कर रही है, ठीक है। आगे देखो, spread over 5 years to revive the discom framework to provide the electricity consumer an option to choose the service provider। और 5 साल के लिए टारगेट रखा गया, 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे और हर कंज्यूमर को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भैया एक नहीं तो दूसरे से कर ले। डिस्कॉम लॉस में क्यों है? राहुल शर्मा जी का बहुत ही कंप्रिहेंसिव आंसर हो सकता है इस चीज का, टाइम बहुत। देखो, पहला तो यह है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है, जो कहते हैं टाका लगाते हो आप लोग, क्या करते हो, बिजली चोरी करते हो। सबसे बड़ा तो वो है रीजन, बिजली चोरी, ठीक है। बिजली चोरी एक तो टाका लगा के होती है, और एक जो मीटर जो है उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसमें, कुछ ना कुछ मतलब अपडेशन या टेम्परिंग वेम्परिंग कुछ करते हैं, ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 30% बिजली का बिल आज तक नहीं दिया गया है। कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और वो चल ही रहा है, ठीक है ना। बहुत पुराने पुराने बिजली के बिल हैं जो अभी तक ऐसे क्या है, फंस चुके हैं। क्लियर। तीसरा, डिस्कॉम क्या करता था, किसानों को सब्सिडी देता था, और उस पे किसानों ने बहुत ज्यादा ज्यादा क्या लिए सब्सिडी का यूज करा। क्लियर क्लियर। तो उसका घाटा सरकार को देना था, सरकार ने इनकी पुरानी इनवाइसेस आज तक क्लियर नहीं करी है, तो ये घाटे में ऑलरेडी चली गई। समझ में आया? क्लियर। तो ये 3 बहुत बड़े बड़े कारण हैं। चौथा कारण यह है कि हमारे देश में कोई भी नेशनल ग्रिड ना होना। किसने क्वेश्चन पूछा था? रॉकी भाई ने। नहीं, किसने पूछा था? रॉकी ने नहीं पूछा था, किसी और भाई ने पूछा था। तो नेशनल ग्रिड नहीं है। अब नेशनल ग्रिड का मतलब क्या है कि भैया अगर आपकी बिजली है, ठीक है ना, अगर आपके पास सरप्लस है, सरप्लस इन द सेंस, समझाते हैं, अब पूछ ही लिया तो समझा देते हैं। भैया हमसे तुम कुछ भी चीज पूछोगे पेपर की, तुरंत हाजिर जवाब होगा, ठीक है। ये आपके तार हैं, इन 2 तारों के बीच में बिजली बह रही है, ठीक है। इससे इस तक 100 घर है जो इस बिजली का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तार में जो बिजली बह रही है उसकी खपत पूरी नहीं हो रही, यानी कि अभी भी उतना है इस ग्रिड में कि ये कहीं और जा सके। लेकिन जाने के लिए इस ग्रिड को किसी और ग्रिड से जोड़ना जरूरी है कि नहीं है? सही है, नो? अगर किसी और ग्रिड में नहीं है तो यानी क्या है, इस बिजली का उत्पादन तो हो चुका है लेकिन उसका खर्च नहीं हो रहा है। और अगर आप एज ए कंपनी सोचो कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और अगर वो बिक नहीं रहा है तो आप घाटे में तो ऐसे ही चले जाओगे, चले जाओगे चले जाओगे, ठीक है ना। अब कहोगे सर सरप्लस बिजली कहाँ है? उत्तराखंड में सरप्लस बिजली है, हिमाचल में सरप्लस बिजली है। क्लियर। तो अब कुछ बिजली हम दिल्ली को दे रहे हैं, हिमाचल जो है कुछ बिजली पंजाब तक को दे रहा है। क्लियर। लेकिन अगर पूरे देश में एक नेशनल ग्रिड हो जाता है, यानी कि एक नेशनल ग्रिड है, यहाँ की सरप्लस इनको दे दो, यहाँ डेफिसिट हो रही है तो इनको सरप्लस प्रोवाइड कर दो, तो क्या होगा, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। और आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज को बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। किस किस बच्चों को पता है ये? जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होंगे उनको पता होगा। ये बिजली जो है अगर यूटिलाइज नहीं होती ना तो ऑटोमेटिकली ये लॉस होती रहती है। और लॉस भी क्या है, अच्छा खासा है, 10 से 15% जो है ग्रिड लॉस होता है भारत में। और ये इतनी सारी बिजली क्या हो गई, बेकार हो गई। समझ में आया? तो ये सारे कारण है इनका क्या होना, लॉस में जाना। फिर उसके बाद जो इनके क्या कहते हैं, केबल है, वायरिंग है, ये सब ओल्ड हो गई है, तो जिसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? क्लियर? कोई परेशानी? ठीक है ना? ठीक है, तो इसको सरकार सुधारना चाहती है। बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा सरकार का अगर ये चोरी और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और नेशनल ग्रिड बन गया तो। ठीक है ना? क्लियर? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था भाई का। चलो भैया, अब एक नई स्क्रैप व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि ये पॉलिसी मेरे इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम करेगी? डायरेक्ट हमारे पर्यावरण के लिए काम करेगी। अब इस पॉलिसी के अंदर क्यों जरूरी है भाई, मेंस में क्वेश्चन आ भी सकता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत ने फेम इंडिया मिशन लेके आए थे, 10,000 करोड़ का। फिर फेम इंडिया मिशन 2 करा जिसमें क्या है, 10,000 करोड़ प्लस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बैटरी रिचार्ज सेंटर बनाए जाएंगे। याद आ रहा है आपको? ठीक है ना? ये सब क्यों था कि हम इलेक्ट्रिसिटी यानी ईवी व्हीकल हम ले सके। ठीक है। अब उसी के सपोर्ट में एक दूसरी स्कीम आ गई,
व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम, यानी कि अगर आपके वाहन डीजल पेट्रोल जो भी है 15 या 20 साल से पुराने हो गए हैं तो आपको फिटनेस लेना पड़ेगा, अगर फिटनेस में फेल हो गए तो उसको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, स्क्रैप हो जाएगा। यानी कि लोगों के पुराने पुराने बाइक, स्कूटर, कार वार, ट्रक, बस, ये सब क्या हो जाएंगी, स्क्रैप हो जाएंगी। तो फिर वो नई खरीदेंगे, अगर धंधा चलाना है और नई खरीदेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी। तो जितनी भी हमारी लॉस मेकिंग कंपनी है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी व्हीकल, ये सब क्या होंगी, प्रॉफिट में आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात, 10 साल के बाद इंजन धुआं देना शुरू कर देता है। 5 साल तो खाली ग्रेस पीरियड मिलता है 15 साल का, डीजल वाला हो, ठीक है। पेट्रोल तो फिर भी 15 साल या 12 साल के बाद धुआं छोड़ता है। पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, समझ में आया? क्लियर? याद करो, पहले हम एक यूट्यूब पे वीडियो देखा करते थे कि एक विदेश में ऐसा देश है जो अपनी सारी पुरानी कारें समुद्र में डाल देता है। पता नहीं कहानी थी क्या थी, हम बड़ा खुश होते थे। अब ऐसा भारत करने वाली है। अब विरोध करने वाला तो उसका ही विरोध करेंगे कि गरीब आदमी का क्या होगा, उसका ट्रक स्क्रैप हो जाएगा, ये स्क्रैप हो जाएगा, वो स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। फिटनेस टेस्ट पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा। कमर्शियल व्हीकल को दे रखा 15 साल के बाद टेस्टिंग, और पर्सनल व्हीकल को 20 साल के बाद टेस्टिंग। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, किसके लिए 15 साल है, किसके लिए 20 साल है। क्या मैं यहां तक आपको पढ़ा पाया? क्लियर? नहीं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चिल्लाते चिल्लाते रह गए, इन पे कोई भी असर नहीं पड़ा। कानून बनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में पहली बार रखा है, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक होती है प्रोसेस स्टेबलाइज बाय लॉ। ठीक है ना? ठीक है। पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को पढ़ाया जाएगा दोबारा। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये चीज बताई नहीं, मैंने आज अपनी प्रोफाइल चेक करी, हमारा 1 महीने का पहली से अप्रैल में एक करंट अफेयर का कोर्स लगा पड़ा है, 30,000 दिन का। क्यों लगा पड़ा, नहीं लगा पड़ा है मेरी प्रोफाइल में? आज देखा मैंने। चलो कोई बात नहीं, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। मैंने इस कोर्स में भी लगा दिए करंट अफेयर की क्लास, और वो भी हमारा लगा हुआ है, डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे यह है, हमारा इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होगी ये। अब आ गए अनुपम के पॉइंट पे। सरकार ने ये भी डिसाइड करा है कि 7 मेजर पोर्ट को, ठीक है ना, अनुपम में कह रहा था कि 6 एयरपोर्ट जो है अडानी को दे दिए, ठीक है। ऐसी 7 मेजर, अब मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट समझते हो, ये मात्र कितने, 12+1। इसका हमेशा डाउट रहता है, कभी सरकार घोषित कर देती है, कभी हटा देती है। तो 12 मान के चलो, ठीक है ना। तो 12 जो हमारे मेजर पोर्ट है, ठीक है ना, उनमें से 7 को प्राइवेटाइज करने वाली है सरकार। अब ये कौन कौन से होंगे, हमें आने वाले समय में पता चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? क्योंकि किसी भी देश के डेवलपिंग से डेवलप्ड होने के लिए उसका पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होना चाहिए, और ये हमारा शानदार नहीं है, ठीक है ना। इसको शानदार बनाने के लिए प्राइवेट लोगों का आना जरूर है, क्योंकि आधा से ज्यादा मेजर पोर्ट तो ट्रस्ट बने हुए हैं, जहां पे इतना करप्शन है कुछ हो नहीं सकता है। क्लियर? ये तो मेरा खुद का फील्ड है, तो मैं बता रहा हूं आपको, इतना करप्शन है पूछो मत। यहाँ पे भी इतनी नेतागिरी, इतनी लेबरगिरी होती है कि पूछो मत। तो इनको प्राइवेटाइज होना समय की मांग है, और हमने प्राइवेटाइज जो पोर्ट करे भी हैं, तो उनका हमारे पास शानदार एग्जांपल है जो प्योर प्राइवेटाइज ऑलरेडी पोर्ट है, जैसे पिपावा पोर्ट। आप पिपावा पोर्ट में जाओगे या मुद्रा पोर्ट में जाओगे तो ऐसा लगेगा सिंगापुर आ गए। बहुत ही जल्दी काम होता है, सरकार की रिवेन्यू बढ़ रही है, प्राइवेट की भी रिवेन्यू बढ़ रही है। फिर आप जाओ आंध्र प्रदेश में, क्या नाम है, अरे आंध्र प्रदेश के गंगावरम पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जाओ, आपको जमीन आसमान का पता चल जाएगा। गंगावरम पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, इसमें मात्र 17 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है ना। और यहाँ की वर्किंग देख लोगे, कोयला को डील करने की, और यहाँ पे कोयले की डील करने की, कोयला और आयरन और, आप रोज आओगे, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट में मैंने 45 दिन काम किया था, और मुद्रा पोर्ट में मैंने 15 दिन काम किया था। तो यहाँ जो मैंने 15 दिन काम किया, मैं बड़ा मजा आया काम करने में, चीजों को सीखने में, समझने में, टेक्निक को। और जो ये 45 दिन काम किया, तो ये तो हमने मास्क पहन के, और आंखों में भी धूल जा रही है, ये जा रही है, मतलब जिंदगी ऐसी हो गई थी कि इनकी जो प्राइवेट मैस भी है ना, यहीं पे ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया भी है, जहाँ विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है। तो वहां पे भी ट्रेनिंग होती थी, जब हम मैस में खाना खाने जाते थे ना, 1 बजे, तो वहां के चावलों में भी मुझे जो है वो लगता था कोयले के कण। इतना ज्यादा डस्ट बहती है वहां पे, क्या एनवायरमेंट संभालेंगे लोग। और कन्वेयर बेल्ट पूरी फटी पड़ी, कोई पतला नहीं, कहीं कहीं से गिर रहा है, कहीं कहीं से गिर रहा है। शिप खड़ा हो रहा है 3-3 दिन, तब वो लोड हो रहा है। और गंगाबरम पोर्ट में 12 घंटे में शिप लोड होके चले भी जा रहा है। ये हालत थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो
इसमें जो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। जितने भी हमारे प्राइवेटाइज पोर्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है ना। तो अब इन 7 को और करेंगे और अपोजिशन फिर से हल्ला मचाएगा, तो उस हल्ले को सुनने के लिए आप तैयार रहना। सर क्या गवर्नमेंट चेंज होने से ये मोनेटाइजेशन भी रुक जाएगा? ये तो भैया फ्यूचर बताएगा। तो तुम सरकार चेंज कराना चाह रहे हो क्या यार? है? ठीक है। सर प्लीज बता दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, सोशलॉजी ऑप्शन प्रिपेयर कर सकता हूं अभी स्क्रैच से? मैंने कहा था यार अभी प्रीलिम्स की ही तैयारी करो, ठीक है ना। प्रीलिम्स पे ध्यान लगाओ, ये कहा था मैंने। अभी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। ठीक है, तब हम डिसीजन लेंगे। छह 6-7 दिन बचे हैं, उसके बाद दोबारा एक क्वेश्चन मेरे से पूछना, तब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। क्लियर? सीजीएल से बहुत अंतर है, सीजीएल की तैयारी मत करो यार अगर मेरे साथ हो तो, या तो फिर सीजीएल की तैयारी कर लो। तो भैया ये आज की क्लास समाप्त हुई। कुछ पढ़ने लिखने का तरीका समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं यार, अभी ऑप्शनल जो है 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 12 तारीख को एक बार फिर पूछना। ठीक है, तब तक मेरे को एक एनालिसिस पता चलेगी आपके बारे में, फिर मैं आपके पे डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है ना। डरो मत। अभी एक आधा आपका टेस्ट होगा, तो मुझे पता चल जाए कौन बच्चा कितने पानी में है, फिर मैं उसके हिसाब से उसके लिए क्या पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। डरने की बात नहीं है। ठीक है। कॉपी चेक आज नहीं करूंगा। ठीक है। और जो है इसी के साथ टाटा बाय बाय करते हैं। कॉपी चेक करूं कि नहीं करूं, तुम बताओ भैया। क्या कॉपी चेक करवानी है? करूं कि कल तो और भी नहीं, कल तो दो एक क्लास है, कर दूं? नोट्स बना लेते हैं, आंसर भी लिखना है। हाँ, नोट्स बना लो। चलो आधे बच्चे कह रहे गुड नाइट। चलो कल करेंगे, अब रहने दो। लोड ज्यादा हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे कि पीसीएस की ऐसी तैयारी होती है। तो मुझे बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझना है। ठीक है ना। कल कर लेंगे। सर आज क्या लिखा भाई ने? सर आज के आले क्वेश्चन का आंसर कल वाली स्पेशल क्लास में चेक हों, बिल्कुल। आज के दो जो है कल वाली में चेक होंगे। गुड नाइट। MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, कोशिश करना अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आपकी जिंदगी में, तो इसको अप्लाई करने की। ठीक है। और इसी के साथ साथ हाँ, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं मैं इनको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है। ये मेरा धर्म है दिखाना। ये बैच है वो 100 डेज का। प्रीलिम्स आ रहा है 21 वाला। लेखपाल का बैच है 3 वाला, और हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल ठीक है, ये 19 डेज का प्रीलिम्स बैच है। हिंदी माध्यम में होगा, आपको साप्ताहिक क्यूज होगा इसमें। क्लियर? फिर उसके बाद जो है तारिक सर का जो है आपका ऑप्शनल का बैच आ रहा है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है इनको। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, कुछ बच्चे मेरे से पूछते भी थे, तो तुरंत से पहले तारिक सर से जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। प्रीलिम्स 100 बैच का हिंदी माध्यम बच्चों के लिए पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन, साप्ताहिक प्रैक्टिस। ठीक है। इसमें 2 2 4 3 7 एजुकेटर मिलकर पढ़ाएंगे। 100 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरा कराएंगे। ठीक है। अचूक कोर्स है ये। 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद लेखपाल की अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हो, मेरी क्लास में वैसे लेखपाल वाले तो कोई होगा नहीं, फिर भी अगर आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहो तो अपने दोस्तों को रिकमेंडेशन दे सकते हो। ठीक है ना। ये भी हिंदी माध्यम में रहेगा। और मेरा मेरा बैच कैसे रहता है, किसी को भी बताना हो तो बता देना, बोलेंगे हिंदी में लेकिन नोट्स इंग्लिश में रहेंगे। किसी को हमें गुमराह नहीं करना है। ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले को इतना पच जाता है तो बोलो कि ठीक है आ जा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी मीडियम के प्योर बैच है, आप इनमें ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये फायदे मैंने बताए थे। और फिर उसके बाद जो है क्या है, ये थे। सर मैं मंडे को रुद्रपुर आ रहा हूँ, आपके दर्शन हो जाएं तो मजा आ जाएगा। देवेंद्र जी मैं वहां नहीं रहता हूँ। ठीक है। रुद्रपुर प्लेन एरिया है, मैं पहाड़ों में रहता हूँ। रुद्रपुर से 7 घंटे का सफर है प्राइवेट व्हीकल से, और रोडवेज जो है 8.5 घंटे में पहुंचाती है। कैसे दर्शन हो जाएंगे? ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, पीसीएस का जो फॉर्म आया उसमें हाइट भी
मांगी है, मेरी हाइट नहीं है। बेटा उसमें हाइट केवल उन्हीं पोस्टों के लिए मांगी है जो उसमें लिखा हुआ है, बाकी सारी पोस्ट क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव होती हैं, और उनके लिए कोई हाइट नहीं मांगी होती, ठीक है ना। हाँ, आप नोटिफिकेशन देख रहे होगे, उसमें आपको लग रहा होगा कि इस बार 3 ही 4 पोस्ट है ना, ये वो पोस्टें होती हैं जो जिनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और जो जर्नल होती है उसको अलग से नहीं लिखना होता, यानी कि सीटें सबके लिए है, ठीक है ना। हाइट वाइट का इशू केवल उन्हीं पोस्टों के लिए है, इसलिए उन्हें अलग से दर्शाया जाता है, फॉर्म सब बच्चे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे हिंदी, नोट्स इंग्लिश में, सब सही बात है। 130 से 50 हो गया, 59 हो गया। अच्छा बच्चे, बच्चों का क्या करना। सर लंदन से जैकेट ली थी आपने जो पहने अरे भाई ये लंदन की जैकेट नहीं है, ठीक है ना, ये जो है क्या कहते हैं, 300 रुपए की जैकेट है, ठीक है, और टैग लगा हुआ है कंपनी का। हमने कहा दे दे भैया, इससे अच्छी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी। थैंक यू सर, गुड नाइट, रियली ईच क्लास इज सो अमेजिंग, समझ नहीं आता बेस्ट रेटिंग या बेस्ट क्लास किसके लिए लिखूं अन अकेडमी पे। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अ, अब क्या हो गया, कुछ सर फार्मूला चेंज हो गया है, किसका फार्मूला, टॉप 3 रैंक से हटकर। अब सर कल यूट्यूब में वीडियो देखी, उसमें बताया था कि यह ग्रेजुएशन वाले भी प्री दे सकते हैं क्या, लास्ट ईयर। आप फार्म भरो, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप फार्म भरो बस, वो डिसाइड हो जाएगा जब जब मेंस में इंटरव्यू में जाओगे ना, तब डिसाइड हो जाएगा। आप बिल्कुल मत डरो, पेपर दो, फॉर्म भरो, पेपर दो, ठीक है ना, अपेयरिंग कर देना वहां पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंपल सी चीज होती है। जैसे अब यूपी पीसीएस का फॉर्म निकला है, इसकी लास्ट डेट सबमिट करने की कब है, वो डेट देखना फॉर्म में। अगर तब तक आपकी डिग्री हो जाती है तो आप एलिजिबल हो, अगर डिग्री नहीं होती तो आप एलिजिबल नहीं हो, चाहे एक दिन बाद मिले तो भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग से पहले आपको डिग्री मिलनी चाहिए, ये नियम होता है, ठीक है। सर मैं फॉर्म भर सकती हूँ, 2 में है मेरा, 2 में क्या है, 2 में क्या है, क्या है 2 में आपका। सर ये फर्स्ट ईयर वाले बोल रहे हैं ग्रेजुएशन का, अच्छा ये बोल रहे हो, तो अभी ग्रेजुएशन पूरी करो, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन पूरी करो। शारदा जी क्या बोले, अरे स्पेशलाइजेशन, फिर मैं कह रहा हूँ स्पेशलाइजेशन की केवल 2 या 3 पोस्टें जो दिखा रखी हैं, उसके अलावा बहुत सारी पोस्टें हैं जो जिनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, केवल इन्हीं का स्पेशलाइजेशन का होता है, बाकी सबको एग्जीक्यूटिव माना जाता है, उनके लिए कोई अलग से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। आप फॉर्म भरोगे, आप कह रही हो कि मैंने अभी इतना सही समझाया कि भैया अगर उसमें एलिजिबल हो तो और भी अच्छी बात, सोने में सुहागा। अगर आप तीनों में भी एलिजिबल ना हो तो भी फॉर्म भरो, उसके बाद भी इतनी सारी सीटें हैं जो एग्जीक्यूटिव होती है, जिनके लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है। कहीं ये सोचो कि भाई उन 3 में मेरी एलिजिबिलिटी है नहीं, फॉर्म भरे हुए नहीं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। समझ में आ गया मेरी डायरेक्शन, सिंपल, क्योंकि आयोग का ये नियम है, जहां पे स्पेशल लंबाई चौड़ाई या स्पेशल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट माना जाता है, उनको शुरू से अलग से एडवर्टाइज किया जाता है। बाकी जो असली सीटें होती हैं 80% से भी ज्यादा, उनको नहीं एडवर्टाइज किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया शारदा जी, ठीक है, तो फॉर्म भरोगी। अब उस 3 में से आपको 2 में आपको क्या कहते हैं मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। आप उन 80% के लिए तो एलिजिबल हो ही, 2 के लिए और ज्यादा एलिजिबल हो गई। समझ में नहीं आया, स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया है हमने सर। अरे यार, अब भैया कौन कौन जिंदा हो क्लास में, उनको सहायता करो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट appear in UPSC and candidate must hold in any university important interstate in the other calculation, not candidate who have appeared in the exam in the passing
of which would render them easily qualified for the commission but have not been informed result, as also candidate who intend to appear to such qualification will also eligible for admission to the preliminary एग्जामिनेशन। ठीक है। हाँ, ये यूपीएससी का है। ये यूपीएससी का है कि यूपीपीसीएस का है? क्यों जी? हाँ, तो आप पहले बताओ आप कौन से ईयर में हो? आप ग्रेजुएशन के कौन से ईयर में, ये बताओ मुझे। कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में हो? ग्रेजुएशन आपका कितने साल का होता है? 3 साल वाला है कि 4 साल वाला है? 3 साल वाला। तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है ना? खत्म कहानी। ये सब अपेयरिंग वालों के लिए है कि जो थर्ड ईयर में अपेयर होते हैं वो यूपीएससी भर सकते हैं। क्लियर? आप इनकी बात सुनो ही मत। और यूपी पीसीएस में नियम यह है कि क्या, अगर ये यूपी पीसीएस होता तो ये नियम होता कि जब आप थर्ड ईयर के एग्जाम दे रहे होते और उसका रिजल्ट आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की लास्ट डेट से पहले आ जाता तो आप यूपी पीसीएस में एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है ना? क्लियर? और यूपीएससी क्या करता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, अपेयरिंग हो, तो आपको एलिजिबल करा देता है, लेकिन ये कहता है कि मेंस एग्जाम से पहले आपकी डिग्री हो जाए। इसका थोड़ा क्राइटेरिया आगे कहा जाता है, तो इसमें लगभग लगभग सभी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना? ये होता है। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। सर ये नोट्स से बनाता था, इकोनॉमी से अटैच किया है। बनाता था इकोनॉमिक से अटैच किया, ये कुछ अटैचमेंट डाला है क्या? कल चेक कर लूंगा अटैचमेंट। नोट्स मेकिंग प्रोसेस बनाइए क्या? देख लो भैया, ये नोट्स कैसे बनाए इन्होंने, ऐसे अटैचमेंट किया इन्होंने। उत्पादन के कारण WIPR, शाबाश। आय विधि से WIPR, व्यय विधि से GIC, GICIG, मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, समझ में आ गया। सकल घरेलू उत्पाद भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी बना, शाबाश, बहुत बढ़िया। केयर ये नहीं जुड़ेंगे, शाबाश। ये आपकी प्रवर्धन, शाबाश 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 शाबाश। बेसियर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सही नोट्स बना रहे हो, ऐसे कैरी ऑन करो। एक्सीलेंट। ठीक है। हिंदी माध्यम वाले देख लो, नोट्स बना रहे नहीं बना रहे? बन रहा है हिंदी मीडियम का, तो जहां चाह है वहां रहा है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अब तो मुझे जाने दो, 12 बज गए। बाय बाय।